अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल स्टार्ट होने से पहले मैंने बता दिया था कि नॉवल लॉन्ग है। अभी तो नॉवल तो सिर्फ स्टार्टिंग ही है, अभी तो बहुत बहुत ज़्यादा बाकी है क्योंकि कपल्स बहुत है उसमें, तो नॉवल ज़्यादा ही लॉन्ग रहेगी। और रमज़ान है, इस वजह से भी मैं डेली अपलोड तो नहीं करूँगी नॉवल। जब जब वक्त मिलेगा मैं जब जब अपलोड करूँगी, जैसे मैंने कहा था आपसे, ठीक है ना। सो करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है हिसारे मोहब्बत सीज़न 2 बाय आन फातिमा, एपिसोड 6। शाम। अजलान शाह जो शावर लेने के बाद ऑफिस के लिए तैयार होते हुए आईने के सामने खड़े संजीदगी से अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करने में मसरूफ़ थे। इनकी परेशान सी आवाज़ पर इनके हरकत करते हाथ रुके। उन्होंने इस्तफामिया निगाह महरम की सिमत उठाई जो इन्हें अब कोट पहनाने के साथ गैर मरई नक्ते पर नजरें टिकाए किसी गहरी सोच में गालता थी। चेहरे के ताज़रात परेशान कुन थे जो एक लम्हे के अंदर अंदर अजलान को भी बेचैन कर गए। क्या हो गया है जानम, परेशान क्यों हो? उन्होंने मोहब्बत से अपनी महबूब बीवी का हाथ थामते उनके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया, जिनके बालों में भी हल्की हल्की चांदनी दिखने लगी थी। आज भी वो इन्हें पहले दिन ही की तरह अजीज थी, लेकिन उनके मुखातिब करने के बाद भी उनकी बेचैनी में कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ। अब के सचमुच इन्हें तशवीश ने आन घेरा। उन्होंने महरम के शाने पर हाथ जमाते जैसे अपनी जानिब मतवज्जा करना चाहा। शाम में सोच रही हूँ कि अदियान का किस्सा तो रोशी के साथ ख़त्म हो चुका है, तो क्यों ना हम कहीं और इसका रिश्ता की बाबत बात चलाएं। इसका उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। शादी होगी तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ तो होगा कम से कम। वह ममता भरे अंदाज में कहते अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर गई। अजलान ने सर्द अंदाज में उनकी जानिब देखा जो फिर से आंसू बहा रही थी। उन्हें हमेशा से ही उनकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं थे, लेकिन उनकी बात कुछ हद तक दुरुस्त भी थी और इसके माँ बाप होने की बदौलत इन्हें कुछ करना था, वरना वो इस रोग को अपने दिल पर बहुत बुरी तरह लगा देता, जिसका उसकी सेहत पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ना था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस सब से बाहर निकल कर वो जल्दी किसी और रिश्ते के लिए राज़ी होगा। इट्स टू डिफ़िकल्ट। बाकी आप अपनी जानिब से पूरी कोशिश करके देख लें। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस जाकर मैं ही उससे इस मुतालिक खुले लफ्ज़ों में बात करता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। वो इनका गाल सहलाते उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते वही तसल्ली देने वाले अंदाज में गोया हुए और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गए। लेकिन उनकी बात पर मज़ीद परसुकून होने की बजाय महरम के चेहरे के तोते उड़ गई। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उससे बात करने की। दोनों बात कम करते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं। मैं खुद ही कर लूँगी, आप ऑफिस जाएं। अदियान वैसे भी कुछ देर तक ही आना है, मैंने सही वक्त देखकर खुद ही बात कर लूँगी। वो नाराज़ निगाहों से उन्हें तकते उनकी बात पर झुंझलाने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि जब जब उनके दरमियान किसी भी मुद्दे पर बात हुई थी वहाँ बात तलब कलामी तक ही जा चुकी थी। लेकिन महरम अब मज़ीद भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तभी खुद ही बात करने का सोचा और इन्हें बताना कम जताना भी ज़रूरी समझा। आप मुझे मेरे ही बेटे से बात करने से रोक रही है मोहतरमा, अब इसे मैं क्या समझूं? वो तिरछी निगाहों से उन्हें देखते, इन्हें अपनी जानिब खींचते, अपनी हिसार में लेते मुखातिब हुए तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर उनकी जानिब देखा। चेहरे पर हल्का हल्का गुलाल बिखर गया था। माइंड इट मिस्टर, मैं इस वक्त आपको आपके बेटे से नहीं बल्कि अदियान शाह से बात करने से रोक रही हूँ, क्योंकि दोनों ही का पता नहीं चलता बात किस रुख ले जाए। वैसे मुझे इंतहाई हैरत होती है कि वो किस पर चला गया है। खुदा की पनाह, घर में किसी का भी गुस्सा इस कदर खतरनाक नहीं है जितना उसका है। वो तस्वुर में ही उसके गुस्से का सोचते झरझरी लेते हुए गोया हुई तो अजलान बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। मान अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की सिमत मुतवज्जा हुई जहाँ उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम जगमगा रहा था। ओके, मैं निकल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, रात में मुलाकात होती है, हो सके तो इस मसले का हल तलाश कर लीजिएगा। वह इनके सर पर हौले से लबमिस करते हुए मोहब्बत से अपनी महबूब बीवी से गोया हुए तो वो मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाकर अपने महबूब शौहर को देखने लगी, जिन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया था, चाहे किसी भी किस्म के हालात हो। अजलान के कमरे से बाहर निकलते ही वो भी हल्का हल्का कमरे का हुलिया दुरुस्त करते, बेड की चादर ठीक करते, अदियान से बात करने का सोचते उसके कमरे की सिम चल दी। लेकिन अपने अकब से आने वाली आवाज़ पर वो चौंक कर पीछे मुड़ी तो अमाइज़ा हाथ में ऑयल की शीशी पकड़े इल्तिजाई निगाहों से उनकी सिम दिख रही थी। महरम को सारा किस्सा समझने में सेकंड नहीं लगा। आज कोई ज़रूरी लेक्चर नहीं था, तभी अमाइज़ा ने यूनी से ऑफ ले लिया था, इसलिए वो महरम के इंतज़ार में मंडलाती फिर रही थी ताकि वह अच्छे से उसके सर पर मालिश कर दे। ऐसा करो, नीचे चलो, मैं भाई से बात करके नीचे ही आती हूँ। आज आपकी आंख कैसे खुल गई? यूं जाना हो तो ऐसे सोया जाता है जैसे इससे ज़रूरी काम कोई नहीं, और छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह ही पूरे घर में मंडला रही होती हो। वो तीखे चत्तोनों से उसे घूरते हुए डांटने वाले अंदाज में बोली तो वो इनकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करती उन्हें एक फ्लाइंग किस से नवाजती भागते हुए ज़ेने उतर गई।
महरम उसकी हरकत पर तासिफ से नफ़ी में सर हिलाती अदियान के कमरे की सिम चल दी। ये बात उन्हें अच्छे से अजबर थी कि माइज़ा को अपने लंबे बालों से किस कदर इश्क है। आए दिन कोई नया टोटका करने में मसरूफ़ होती थी। उन्होंने अदियान के कमरे के करीब पहुँचते ही तमाम सोचों को जहन से झटकते हुए हौले से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों के तौफ़ुक़ के बाद अंदर से आने वाली आवाज़ पर वह दरवाज़ा आहिस्ता से वाक़ करती कमरे में दाखिल हुई तो वह आईने के सामने खड़ा बाल बनाने में मसरूफ़ था। आईने से अपने अकब में आने वाली अक्स पर नज़र पड़ते ही उसके हरकत करते हाथ थमे। इसे ठिठक कर महरम को इस वक्त अपने कमरे में देखा और एक नज़र घड़ी की जानिब उठाई जो सुबह के 9 बजा रही थी। इसके लिए ये बात हैरान कुन थी कि वह सुबह ही सुबह इसके कमरे में मौजूद है। मॉम, कितनी बार आपसे कहा है रूम में आते हुए दरवाज़ा मत नॉक किया करे। ऐसा महसूस होता है जैसे अपने बेटे की नहीं किसी गैर के कमरे में आ रही है। वह ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखता एक तनकीदी निगाह खुद पर डालते अपनी मखसूस परवकार चाल चलते उन तक आया और इनको अपनी सार में लेते माथे पर मोहब्बत भरा बुसा दिया। जवाबन वो भी उसके बाल संवारते कशीदा पेशानी चुम गए। ऑफिस जा रहे थे क्या? उन्होंने बात की तहमीद बांधते इंतहाई कोई बेतुकी बात की तो अदियान ने मशकूक निगाहों से उनकी सिम देखा। मान लबों को सख्ती से आपस में पेवस करते उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को हलक में ही दबा लिया। जी शायद आप भूल रही हैं, मैं इस वक्त ऑफिस ही जाता हूँ। आप बताएं, खैरियत से आई है? कोई काम तो था, मुझे बुला लेती। वो अपनी चौड़ी कलाई में मखसूस ब्रांड की कीमती रोलेक्स की घड़ी बांधते हुए अपने मखसूस संजीदगी चेहरे पर तारी किए सवालिया निगाहें उनकी सिमत उठाई तो महरम ने उसकी बात पर तंद निगाहों से उसे घूरना ज़रूरी समझा। हाँ, कुछ ज़रूरी ही बात करनी थी। पहले तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरे पास बैठो, मुझे रोशानी और तुम्हारे मुतालिक बात करनी है। वो इसके तासीरात का मुलाक़ा करते हुए अपनी बात का आगाज़ करते हुए बोली जिसके चेहरे के तासीरात रोशानी के जिक्र पर तन चुके थे। महरम ने एक ठंडी गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और इस्तिफामिया निगाह उसकी सिमत उठाई जो खुद पर परफ्यूम छिड़कता अब इसका ढक्कन बंद करते उन्हीं की सिमत आ रहा था। इनके पास बैठते ही उसे मोहब्बत से उनके हाथ चूमे। सब कुछ पूछे लेकिन इस मुतालिक कोई बात मत कीजिए, मुझे नागवार गुजरे। इस रोशानी के मुतालिक तो बिल्कुल नहीं। वो तल्खी से उन्हें बावर करवाता व जताने वाले अंदाज में बोला तो महरम ने शिकायती निगाह से उसकी सिम देखा जैसा उसका रोशी का उसका कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये इसका क्या होता है अदियान? मैंने पहले भी आपको समझाया था अदियान, वो नए रिश्ते जिनकी सिरे से ही फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं है उनके लिए पुराने रिश्तों को नज़रअंदाज मत करो। ये फ़कत अजियत के अलावा मज़ीद कुछ नहीं फराहम कर सकते। नए रिश्तों को पुराने रिश्तों पर हावी मत होने दो। हम लोग अन्ना और ज़िद में आकर सब कुछ ख़त्म तो कर देते हैं लेकिन इसी अन्ना में लिए गए फैसले हमारे लिए कभी ना कभी ज़िंदगी में पछतावे का भी सबब ज़रूर बन जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ गुजारने की ख्वाहिशमंद थी और इसके हक़ में बेहतर था, तभी उसकी दुआएं उसके हक़ में रंग ले आई और वो इसके नाम की जल्द ही होने जा रही है। अब आप भी अपने हक़ से जल्द फ़ैसला ले लो। वो उसके गाल पर हाथ रखते समझाने वाले अंदाज में बोली। आंखों में कांस सी थी कि काश वो समझ जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचे, जबकि उनकी बात पर वो अपनी निगाहें फिर गया। मॉम, लेकिन इससे पहले कि वो सख्ती से बोलते अपनी बात मुकम्मल करता महरम ने संजीदगी से उसकी बात दरमियान में ही उचक ली और शाकी निगाहों से उसकी सिम देखा जिसके ठीक होने के फ़िलहाल कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। अदियान, इन गुजरे कुछ दिनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, इस एहसास को अपने दिल से निकाल कर इनका साथ महसूस करो। तुम रोशी और राइम हर हाल में अच्छे दोस्तों की तरह साथ रहने वाले थे। दुनिया में मोहब्बत के अलावा एक दोस्ती का रिश्ता इस कदर मजबूत है और यही बात है रोशी ने कभी भी आपको अपने एक अच्छे दोस्त या कज़न के अलावा दिल में कोई तीसरा मुकाम नहीं दिया तो वो कैसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते को कायम करने का सोचती जिसका इसके दिल व दिमाग में कोई तस्वीर ही नहीं था। अब मज़ीद हम रोशी के मुद्दे को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आगे बताओ, क्या इरादा है आपका? उन्होंने गहरा सांस भरते जैसे उसे समझाने की आखिरी कोशिश की थी लेकिन उसके चेहरे के बिगड़ते तासरात ने उन्हें बात ख़त्म करने का ही इशारा किया। तभी झुंझलाते हुए बात का रुख ही बदल गई। कोई इरादा नहीं है मेरा फ़िलहाल, जैसा हूँ खुश हूँ। आप भी खुश रहें और सुकून का सांस लें। फजूल में बहू लाकर इसके चोंचले बर्दाश्त करने हैं आपको। वो अपना कोट पहनते उनकी बात को मजाक से हवा में उड़ा गया तो महरम ने कीना तोड़ निगाहों से उसकी सिम देखा जो संजीदगी से अपनी बाल एक बार फिर दुरुस्त कर रहा था। कैसा लापरवाह इनका बेटा था, इन्हें तो हैरत होती थी कभी उसके परसुकून अंदाज पर। दरअसल वो अपने बेटे के इरादों से ही बेखबर थी। अदियान ने आईने से ही चोर निगाहों से उनकी सिम देखा जो चेहरे पर परेशानी के तासीरात लिए किसी गहरी सोच में गलता थी। मतलब इसका प्लान किसी हद तक कामयाब होता दिख रहा था। इसके लबों पर एक पूरी इसरार मुस्कुराहट ने आता किया लेकिन इनका सोचते दोबारा असली सर्दपन इसके चेहरे पर ओढ़ाया।
क्यों नहीं सोचा तुमने इस मुतालिक? जल्दी से कुछ सोचना है तो सोचो, वरना मुझे सोचने में वक्त नहीं लगना। मैं आज ही किसी अच्छे से रिश्ते वाली को कहकर तुम्हारा रिश्ता देखने की बात करती हूँ। और जिन चोंचलों की बात तुम कर रहे हो वो चोंचले नहीं होते, वो मोहब्बत होती है, जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आएगी सिर्फ तुम्हारे लिए। इस लड़की की कदर करनी चाहिए, उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश का भी ख्याल करना चाहिए। मैं अपने बेटे से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर इस मुतालिक मुझे कोई शिकायत सुनने को नहीं मिले। वो इसकी जानिब उंगली उठाए तनबिया अंदाज में गोया हुई तो अदियान ने भवें उचका कर उनकी जानिब देखा, जो उसे ऐसे सबक पढ़ा रही थी जैसे कल ही उसकी शादी हो। वो बेजारी से उनकी बात पर रुख फिर गया। मॉम, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए लड़की देखने की। आपको जब लड़कियां आपके आसपास मौजूद हो तो निगाहें इर्द गिर्द भी दौड़ा लेनी चाहिए, ताकि फजूल लड़कियों को देखकर वक्त ज़ाय करना नहीं चाहिए। वो मोबाइल पर किसी को मैसेज टेक्स्ट करते लापरवाही से बोला। महरम उसकी बात पर ताजुब से उसकी सिम देखा, जैसे उसकी बात समझने की तग-ओ-दो में हो, जिसका चेहरे अपनी बात के अख्ताम पर सपाट हो चुका था। अदियान, मुझे आधी अधूरी बातें समझ में नहीं आती, तो इसलिए बेहतर है कि मैं इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने से बेहतर कोई अच्छा रिश्ता ही देख लो। और इर्द गिर्द कौन है भला? रोशी का सारा मामला क्लियर है। अन्ना भी तुमसे छोटी है, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हो। मैं जा रही हूँ, कुछ सोचना हो तो शाम तक बता देना मुझे, वरना मैं रिश्ते वाली को फ़ोन कर दूंगी। मेरे शहजादे के लिए कौन सा रिश्तों की कमी है? वह इसके अजाम से ही अक्सर अनजान हतमी लहजे में बात ख़त्म करते हुए बोली। ये सब बोलते हुए इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके शहजादे के दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त वो लीज़े को इस सारे किस्से से पूरी तरह फरामोश कर चुकी थी, क्योंकि लीज़े तो अनाबी से भी छोटी थी। इस बारे में सोचना भी उन्हें ठीक नहीं लगा। अदियान ने उनकी मासूमाना बात पर दोनों हाथ जेबों में घुसाते उलझ कर उनकी जानिब देखा, जबकि घनी मूंछों तले कटावदार लबों पर एक तन से हम भरी मुस्कुराहट ने आता किया हुआ था। महरम इस बात से अनजान एक नज़र उसे मुस्कुरा कर देखती उससे पहले कमरे से बाहर निकलती। अदियान की सर्द आवाज़ पर उनके कदम बेसाख्ता ज़मीन में ही धंस गए। उन्होंने झटके से गर्दन तिरछी करते बेयकीनी से उसकी सिर देखा। मैं अलीज़े साइम खान की बात कर रहा हूँ। महरम के बेएतबारी से देखने पर इसने सरत से अपनी निगाहों का जाविया बदला और निगाहें बेड के ऊपर लगी अपनी शानदार पोर्ट्रेट पर जमा दी। चेहरे के तासरात होनू सपाट थे। इसकी हरकत पर महरम होश की दुनिया में वापस लौटते हैरत से अपनी कदम उसकी सिमत बढ़ाने लगी। आप जानते हो आप किसके मुतालिक बात कर रहे हो, जिसे बचपन से आपने हमेशा एक छोटे बच्चे या मायजा की तरह समझा है? उन्होंने सख्ती से जताना ज़रूरी समझा, लेकिन उसने महरम की बात पर मुस्कुराते हुए उनकी जानिब देखा। अमायजा की तरह समझा है। समझने में और होने में बहुत फ़र्क है मम्मा, और मैं उस मुतालिक मज़ीद बात नहीं करना चाहता। इस घर में अलीज़े ही आएगी, मेरी बीवी की हैसियत से। ये बात अपने जहन में बिठा ले आप। इसे कंधे उचकाते हुए लापरवाही से सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। लहजे में हल्का हल्का ठंडा तासीरात भी मौजूद था। वो चाहता तो अभी लीज़े की हरकत इन तक पहुंचा सकता था, लेकिन वो ना जाने क्यों चाह कर भी ऐसा नहीं कर सका। उसकी बात पर महरम की परेशानी पर सलवटें नुमादार हुई। उन्होंने तन निगाहों से उसकी सिम देखा, जो इतनी बड़ी बात करके भी किस कदर पर सुकून था। रोशानी के बाद अचानक ये फैसला इन्हें कुछ खास हजम नहीं हुआ। अदियान, ये सब कुछ अचानक, उसके पीछे क्या वजह है तो तुम मुझे बता सकते हो, और मज़ीद लीज़े ही क्यों? फिर तो अना भी इससे बड़ी है, आप उससे भी इस किस्म का रिश्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने अक्खड़ अंदाज में उसकी बात की सख्ती से नफ़ी की और तंज़िया मुस्कुराहट समेत उनके सामने एक और पेशकश रखी, जबकि उनकी बात पर अदियान का सुकून एक लम्हे में रफा दफा हुआ। इसे शिकायती निगाहों से उनकी सिम देखा। अलीज़े मतलब अलीज़े होता है, समझ रही है ना मेरी बात आप मॉम? बस ये समझ लें आपकी बेटी की ख्वाहिशें जो आपको पूरी करनी है और किसी भी सूरत में करनी है। वह बमुश्किल अपने अश्ताल पर काबू पाते अपने लहजे में नरमी समोए उन्हें समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ तो महरम को मजीद घबराहट ने घेर लिया। अदियान, क्या हो गया है? अपनी और इसकी उम्र में फ़र्क तो देखो, अपना आप देखो और इसको देखो, तुम्हारे सामने वो क्या लगती है? सब यही समझेंगे कि इतने बड़े नौजवान से ब्याह दिया है बच्ची को। और मजीद सबसे अहम बात, तुम्हारा अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है, और वो तो ज़रा सी बात पर घबरा जाती है, सहम जाती है। तुम तो इसकी जान हल्कान किए रखोगे। मैं अपनी फूल सी बच्ची पर यह जुल्म पहाड़ नहीं तोड़ सकती। मुझे वो बेहद अजीज़ है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से अजबर है। वो बेहिसी की इंतहा करते हुए सख्ती से उसकी बात रद्द करते हुए तहमकाना अंदाज में बोली। अब की बार अदियान अपने माथे पर पड़ने वाले बलों को गहरा होने से रोक नहीं पाया। उसे शाह की निगाहों से अपनी माँ की सिम देखा, जो इस वक्त से अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। मॉम, ये क्या वजूहात है शादी ना करने की? बेतुकी वजूहात आप मुझे ना दें, मेरे लिए सब निहायती फजूल है सब। इसे उक्ताए लहजे में अपनी बात पर जोर दिया। अदियान, वो आपके साथ सरवाइव नहीं कर सकती, इसमें अपना आप संभालने की सकत नहीं है। आप जैसे पत्थर इंसान को कैसे संभालेगी?
तुम क्यों नहीं समझ रहे? उसका भी ख्याल करना है हमें। वह झुंझुलाए लहजे में गुस्से से गोया हुई तो अदियान के लबों पर, गोशों पर तंज या मुस्कुराहट ने आता किया। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे संभालने की, मुझे समझने की, मेरे साथ रहने की, मेरे मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करने की, हत्ता कि मेरे साथ जीने की सकत भी इसी में है, तो फिर कोई और लड़की मुझ जैसे फत्तर और सख्त दिल इंसान के साथ नहीं जी सकती। लेकिन अलीज़े खान को ये सलाहियत भी हासिल है। वह सारे लिहाज बिलाए ताक रखते सर्द लहजे में तकरीबन धीमी आवाज़ में गरजा। महरम ने इसके बोलने के अंदाज पर सरत से उसका कान अपनी से सख्त गिरफ्त में लिया, जबकि चेहरे पर खरकती छाई हुई थी। जनाब की फरमाइश चेक करो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ हो क्या रहा है? अचानक तुम्हारा ये फैसला सोनी पर सुहागा लीजे से शादी करने का, क्या आप नहीं जानते उसकी तबीयत खराबी के मुतालिक? ना जाने साइम भाई और आयत ये सब चाहते हैं या नहीं। इतनी जल्दी तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल हमें तो आपकी शादी की जल्दी भी है, और अभी वो अमाइज़ा जितनी है। उन्होंने अपनी लहजे में नरमी समोते उसे टालना चाहा, लेकिन वो सख्ती से सर झटक गया, जैसे उनकी बात से कोई खास फर्क ना पड़ा। तबीयत खराबी से कोई लेना देना नहीं है मुझे। मेरे आसपास आकर इसे कौन सा सांस नहीं आना। अगर कभी ऐसा मसला हुआ तो मैं फराहम कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, ये आपका मसला है कि आप कैसे बात करती हैं मामू मुमानी से, यह आपका दर्द सर है। तीसरी बात, छोटी होने की तो अभी बस सीधा आपने निकाह की बात करनी है, और शायद आप भूल रही हैं आप में और डैड में भी उम्रों का फ़र्क था। रुखसती हम जल्दी कर लेंगे जब वो अपने आप को इस काबिल समझेगी। सारे मसले हल हो गए। मज़ीद कोई बात हो तो बताएं। इसने ठंडे ठार लहजे में अपनी बात मुकम्मल करते हुए इस्तफामिया निगाहें उनकी जानिब उठाई, जो पहले तो इसकी बेबाकी पर हैरत से उसे देखी गई, जबकि अपनी कहा की बात पर दांत कचकचाते हुए इसे देख रही थी। अदियान ने घड़ी पर नज़र डालते उनकी तवज्जो वक्त की जानिब करवाई, जो उनकी बात पर करते करते ही 10 बज चुके थे। मैं शाह से बात करती हूँ इस मुतालिक। वो चंद लफ्ज़ों में बात समेटती वहाँ से उठ खड़ी हुई तो अदियान ने सताइशी अंदाज में भवें उचका कर उनकी सिम देखा, क्योंकि अब दूसरा झटका देने की बारी थी, और मुझे वो अपने निकाह में अगले 15 दिनों में चाहिए। ऐसे मुस्कुराते हुए उनकी सिम देखते उनकी समातों पर बम फोड़ा, यहाँ तक कि उसकी भूरी कांच की आंखें भी इसकी मुस्कुराहट का भरपूर साथ दे रही थी। इसकी मुस्कुराहट ने महरम पर जलती तीली का काम किया। वो कोई चीज़ नहीं है, वो तिनक कर बोली। अदियान उनकी हालत पर मुस्कुराहट छुपाते उनकी जानिब देखा। जानता हूँ वो कोई चीज़ नहीं है, और ये बात भी अच्छे से असबर है कि वो बहुत कीमती है, क्योंकि वह अदियान शाह की होने वाली बीवी है। वह अपनी ज़ात का हवाला देते जताने वाले अंदाज में बोलते अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाते उनका माथा चूमते बाहर की जानिब चल दिया, क्योंकि इस सब में अच्छी खासी देरी हो चुकी थी। महरम इसकी जाती ही पैर पटकते हुए इसकी तलकीद में चल पड़ी, जिसने इसको हवा सलब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब के सच में उन्हें परेशानी ने आन घेरा। वो मजरब अंदाज में उंगलियां मसलते नीचे की जानिब चल दी। अब इन्हें अपने फ़कत अजलान शाह के आने का इंतज़ार था, ताकि इनको भी इसके सपूत के कारनामे के मुतालिक आगाह कर सके। दोपहर का वक्त था। आयत ने किचन में खड़ी अपनी तमाम तर काम से फरागत हासिल करते एक गहरा सांस भरा और एक नज़र घड़ी की जानिब देखा, जो 2 बज रही थी। उन्होंने एक नज़र बाहर सोफे पर बैठी अलीज़े को देखा, जो माइज़ा से मुसलसल फ़ोन पर बातों में मसरूफ़ थी। वो तासिफ से उन्हें देख कर रह गई। जो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, तो अब सारा कोटा घर में सोफे पर पसारे बैठ कर पूरा कर रही थी। वो अलीज़े को अपने फ्रेश होकर आने की इतला देती अपने कमरे की सिमत चल दी। अलीज़े भी किसी की मौजूदगी नीचे ना महसूस करते उनकी तलकीद में जीने चढ़ गई। इन्हें अभी अपने कमरे में गए कुछ ही देर हुई थी कि घर में कुछ मेहमानों की अचानक आमद पर मुलाजमा ने हैरत से इस्तफसार किया, हमें साइम साहब से मिलना है। इस आदमी की बात पर वह इस बात में सर हिलाते इन सबको डाइनिंग हॉल में बिठाते आयत को इनके आने की इतला देने की गर्ज से उनके कमरे की सिमत बढ़ गई। चेहरे से बेचैनियाँ आया थी। जीने चढ़ते ही उनके कमरे के बाहर खड़े होते वो कमरे का दरवाज़ा हौले से नॉक करते दूसरी जानिब से जवाब का इंतजार करने लगी। अंदर से आने वाली आयत की झुंझलाती आवाज़ पर वह हड़बड़ा कर उनकी सिमत चल दी। बेगम साहिबा, वो बाहर कुछ मेहमान आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, आप आकर मिल लें। मुलाजमा ने संजीदगी से उन्हें अपने आने का मकसद बयान किया तो आयत की पेशानी पर इसकी बेवकूफ़ी पर सलवटें नमूदार हुई। नाइमा, तुमने किसी और को भी अंदर कैसे बिठा लिया? तुम नहीं जानती आजकल के हालात कैसे हैं, ना जाने क्या करती फिरती हो तुम। एक बार दरवाजे पर लगे बोल से हॉल से झांक लेती कि कौन है। वो इसकी लापरवाही पर गुस्से से इस पर बरस पड़ी। जवाबन वो अपनी कोताही पर शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। सॉरी बेगम साहिबा, वो कह रहे थे कि उन्हें साहब से मिलना है। उन्होंने बाकायदा साइम साहब का नाम भी ले लिया था, मुझे लगा कोई जान पहचान के होंगे। वो इन्हें तफसील से आगाह करती पेशमानी से गोया हुई तो उन्होंने गहरा सांस भरते इस बात में सर हिलाया। ठीक है, आप जाएं और इनके खाने पीने का इंतजाम करें। वैसे है कौन? आयत ने हैरत से पूछा, क्योंकि इस वक्त तो किसी के आने का अंदाज़ा नहीं था। पता नहीं, मैंने पहली बार देखा है इन्हें। आप आ जाए, मेरे किचन में देखती हूँ। मुलाजमा के जवाब पर
पर उन्होंने हाँ में सर हिलाते अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ते बाहर का रुख किया। नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचते उसने हैरत से कुछ अजनबी चेहरों की सिम देखा, जो भी जैसे हैरानगी से उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि सारे चेहरे नए थे जिनको वो सिरे से ही नहीं जानती थी। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात उनके लिए वहाँ रायम की मौजूदगी थी। वो पहले से वहाँ मौजूद था और किसी लड़के से मुस्कुराते हुए मुसाफा कर रहा था। शायद वो भी अभी ही आया था। अस्सलाम वालेकुम। आयत ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए सलाम किया और एक नज़र सोफे पर बैठे रायम की जानिब देखा तो इनकी हैरानगी भापता इंतकाया। मम्मा, ये रईद है और ये इनकी बहन और वालिद अलीज़े का यूनी फेलो। मेरी मुलाकात हुई थी यूनी में ही इनसे जब मैं उसे छोड़ने गया था वहाँ। रायम पूरी बात उनके गोश गुजार कर दी तो इनकी हैरानी कुछ कम हुई, लेकिन फिर वो तीखे चतुनों से उसे घूरना ना भूली। बहन, आपको पता तो होगा इस बात का हमारे आने का मकसद क्या है, फिर भी वाजे कर देता हूँ। ये मेरा बेटा है रईद, जो कि आपकी बेटी को पसंद करता है। हम इस सिलसिले में यहाँ आए हैं बाकायदा तौर पर रिश्ते की बात कर सके। रईद की वालिद ने अपनी बात का आगाज़ किया तो वह भी संजीदगी से उनकी जानिब मतवज्जा हुई, क्योंकि रईद के वालिदा की वफ़ात काफ़ी वक्त अरसे पहले हुई थी। तभी इसकी बहन भी इन्हीं के साथ आई हुई थी। उनकी बात पर आयत ने अपनी हैरत पर काबू पाते इस बात में सर हिलाया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस सिलसिले में घर वालों से बात करके फिर मैं आपको इस बाबत कोई जवाब दूंगी, लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं, मैं कोई मस्बत जवाब नहीं दे सकती, जिसकी वजह मेरी बेटी की तबीयत है। वो छोटी छोटी चीज़ों को सर पर हावी कर लेती है। उम्र भी उनकी निस्बत काफ़ी छोटी है, जिसकी बदौलत उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। आयत ने बहुत सोच समझकर ये जवाब दिया और इस्तफामिया निगाहें उनकी सिमत उठाई। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी चीज़ से इन सबको अंधेरे में रखा जाए। तभी सच्चाई से काम लिया। वो चाहती थी जो भी लड़का उसकी ज़िंदगी में आए वो पूरे सच्चे दिल से उसे अपनाए। और अभी तो साइम खान भी घर नहीं थे। ऐसे वक्त उनकी आमद और अचानक रिश्ते की बात। जी बिल्कुल, हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है, ना ही इस चीज़ पर कोई एतराज़ है। आप पहले मालूमात वगैरह ले लें, अच्छे से घर में बात कर ले, फिर जवाब दे दीजिएगा। रईद के वालिद ने उनकी बात सुनते संजीदगी से कहा तो उन्होंने बमुश्किल मुस्कुराते हुए उन सब की तवज्जो खाने की जानिब मजबूर करवाई। उनके जाने के बाद रायम की पक्की क्लास लेने के मूड में थी, जिसने घर कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अलीज़े कहाँ है? रईद की बहन ने मुस्कुराते हुए इन्हें मुखातिब किया तो वो जो गहरी सोच में गुम थी चौंक कर उनकी सिमत मुतवज्जा हुई। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। आयत ने संजीदगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जज्बात में सर हिला गई, जबकि रायम अब रईद से कुछ बात करने में मसरूफ़ था। इसी दौरान चंद और बात करते वो इनके जवाब के मुंतज़िर अपने घर की जानिब रवाना हो गए। उनके जाते ही आयत ने बुरी तरह घुरते दांत कचचाते हुए रायम को देखा। क्या हुआ मॉम, ऐसे क्यों देख रही है? रायम ने हैरान होते हुए उन्हें देखते पूछा, जिनके घुरने पर वो कुछ खास अफाका नहीं हुआ था। तुमने उन्हें आज आने का कहा था तो इतना ही ख्याल कर लेते कि खान अभी घर पर नहीं है, इनसे ही पहले बात कर लेते। खुद निकल पड़े हो लीजे के अब्बा जान बनकर। जानते हो ये वक्त मम्मा बाबा के भी आराम करने का होता है और ऐसे मौक़ों पर बड़ों की मौजूदगी यकीनी होती है। आयत ने उसे तनक कर कहते अपनी बात समझाना ज़रूरी समझा तो वो इनकी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिया। मम्मा यार, वो मुझे मिला था यूनी में, मेरी बात हुई थी, अच्छा लगा था मुझे अपनी लीजे के लिए, तो मैंने कह दिया। वैसे भी कौन सा सब कुछ कर रहे हैं हम, अभी पूरी तरह मालूमात वगैरह करके तसल्ली करके कुछ सोचेंगे ना। वैसे भी मैंने रईद को इसलिए आज आने को कहा कि वो अब हर रोज़ अलीज़े से इस बाबत बात ना कर सके। रायम ने अपना नज़रिया उनके सामने पेश किया तो आयत ने सुकून का सांस खारिज किया कि एक तरीके से जो भी हुआ दुरुस्त था। वो साइम खान और मम्मा बाबा से रात में बात करने का इरादा करती वहीं रायम के साथ बैठते उनके बारे में मज़ीद तफसीलात जानने लगी। रात के 9 बज रहे थे। मौसम में हल्की हल्की खनकी छाई हुई थी। इसी दौरान अजलान शाह कमरे के ग्लास डोर के पास ही रखे सोफे पर बैठे लैपटॉप गोद में रखे कुछ ज़रूरी मेल्स का मुलाक़ा कर रहे थे। साथ साथ लबों पर दबा हुआ सिगरेट हमेशा की तरह धुएं के मरगुले छोड़ रहा था। जब महरम की परेशान आवाज़ सुनते उन्होंने उनकी जानिब देखा, जो मजरब अंदाज में वार्डरोब सेट करते साथ साथ बोलने का शगल भी फरमा रही थी। जी बोलिए, कोई बात परेशान कर रही है क्या? अजलान शाह ने संजीदगी से लैपटॉप से निगाहें फेरते उनकी जानिब देखते पूछा तो वो अलमारी ज़ोर से बंद करती उन्हीं की जानिब आती परेशानी से सोफे पर बरजुमान हो गई। पहले ये तो बंद करें, और ये भी ऑफिस क्या करने जाते हैं? वो इनके हाथ से सिगरेट लेते ऐश ट्रे में फेंक गई और लैपटॉप बंद करते गुस्से से शीशे की मेज़ पर पटक गई। इनकी हरकत पर अजलान शाह ने हैरत से उनकी जानिब देखा, जो सुबह से भी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। अब बोलिए, क्या हुआ है? वो इनका हाथ थामते मोहब्बत से अपना पूरा ध्यान उनकी जानिब किया। वो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब अध्ययन का रवैया। मेरा मतलब वो समझ तो गया है कि रोशानी के मुतालिक बात को, मगर आज मेरी जब उससे बात हुई तो इसने मुझसे अपनी शादी के मुतालिक बात की। महरम ने अपनी परेशानी की वजह धीमे लहजे में उनके समातों तक पहुँचाई और एक नज़र उनकी जानिब देखा, जो पूरी तरह उन्हीं की जानिब मतवज्जा थे।
महरम बेसाख्ता थूक निकला। न जाने ये सब सुनकर अजलान का रद्द अमल क्या होगा। इन्हें परेशानी ने आन घेरा। तो इसमें मसला क्या है? अच्छी बात है ना ये तो कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आप ऐसा करें, लड़कियां देखना शुरू करें अपने साहबजादे के लिए, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अजलान शाह ने संजीदगी से उनकी जानिब देखते कहा। इनकी परेशानी की वजह अभी भी समझ नहीं आई थी। नहीं शाह, आप नहीं समझ रहे, वो ज़िद में ये सब कह रहा है। इसने कहा है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर निकाह करना है। अजलान शाह की बात सुनते उन्होंने झुंझलाते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो वो भी हैरानगी से उन्हें देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई नामुमकिन बात कर दी हो। निकाह करना है, समझ में आता है, लेकिन इन 15 दिनों में लड़कियां कहाँ से आएगी? ये भी ज़रा अपने साहबजादे से पूछ लेना था। ना जाने क्या क्या बोलता रहता है वो सर्द लहजे में गोया हुए तो महरम ने हलक तर्क करके उनकी जानिब देखा। शाह, वो अलीज़े से शादी की बात कर रहा है। उन्होंने आंखें मीचते अपनी बात मुकम्मल की तो अजलान की आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गई। उन्होंने बेयकीनी से उनकी सिमत देखा। इसका असल में दिमाग ख़राब हो चुका है। इसका दिमाग मुझे ही ठिकाने लगाना पड़ता है। बस वो चाहता है कि एक हुक्म जारी हो चुका है, उसे पूरा कर दिया जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हम दोनों का बाप है। क्या वो नहीं जानता उसकी तबीयत के मुतालिक वहाँ से कोई भी राज़ी नहीं होगा? वो गुस्से से तनफन करते उठ खड़े हुए, चेहरा जब से सुर्ख पड़ गया। उन्होंने मुठ्ठियाँ भींचते अपने अश्तार पर काबू पाया। पर अलीज़े तो अभी छोटी है और फिलहाल उसकी तबीयत भी ख़राब है। ऐसे में इस तरह बात करना कैसे मुनासिब होगा? और अदियान ने ज़िद बांधी है कि 15 दिन के अंदर अंदर ही निकाह करना है। महरम की बात सुनते अजलान शाह सख्ती से दांत पर दांत जमाए कुछ गहरी सोच में गुम हो गए। आप परेशान न हो, मैं बात करता हूँ कुछ। या तो इसके होश ठिकाने लगाऊंगा या इसकी ज़िद का कुछ करना पड़ेगा। अजलान शाह ने अपनी जानिब से गोया तसल्ली देनी चाहिए। कैसे परेशान ना हुआ शाह? ऐसे कैसे हम इस बच्चे का निकाह इतनी जल्दी करवा सकते हैं? महरम ने दोबारा अपनी बात दोहराई। इन्हें फ़िलहाल अलीज़े की फ़िक्र थी। एक तो अभी कुछ दिन पहले उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी और वो थी भी तो छोटी। साथ ही अदियान ने जिस तरह से ज़िद्दी अंदाज में कहा था, कुछ बैद नहीं था कि वो कुछ कर गुजरे। ओके, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं करता हूँ कुछ। वैसे भी वो अभी निकाह का कह रहा है ना, रुखसती का हम फिर देख लेंगे। एक बार बात कर लेते हैं साइम से, ना जाने इनका रद्द अमल क्या होगा। और सोने पे सुहागा राइम भी यही है, वो सोच समझ कर ही फैसला लेगा। और इस सब में हमें इस बार अदियान को भी मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि अब अगर इसकी जानिब से भी इनकार हुआ तो वो किसी की नहीं सुनेगा। अजलान शाह ने आहिस्ता से उन्हें पूरी बात समझाई और कुछ सोचकर ही कल खान हाउस जाने का फैसला किया। तो इनकी बात पर कुछ हल्की फुल्की होते महरम भी इस बात में सर हिला गई। मान कमरे के दरवाजे की खटकी की आवाज़ पर दोनों दरवाजे पर आने वाली शख्सियत की सिमत मतवज्जा हुए। कमीन। अजलान की संजीदा बारव आवाज़ पर अमायज़ा हौले से दरवाज़ा वाक़ करते दांत न कूचते अंदर दाखिल हुई तो अजलान शाह ने मोहब्बत से उसकी जानिब अपनी बाहें वाँ की तो वो मुस्कुराते हुए भागने वाले अंदाज में उस तक पहुंची और इनके बाजुओं में आ समाई। अजलान ने उसका माथा चूमते अपनी वजूद के टुकड़े को अपने सीने में भींच लिया। कैसा है मेरा बच्चा? आज डैड की याद कैसे आ गई? वो शफकत से उसकी आंखों पर बूसा देते उसे साथ लिए बैकग्राउंड से पुश टका गए। अमायज़ा ने भी बेड पर चढ़ते उनकी सीने पर सर रख लिया। महरम इन दोनों को एक नज़र देखती वार्डरोब से शब ख्वाबी का लिबास निकालते वॉशरूम की सिम चल दी। डैड, मैं आज यहाँ सो जाऊँ प्लीज़, मॉम को मनाना आपका काम है, ओके? वो उन्होंने उनके सर सीने पर सर रखे इल्तिजाई अंदाज में बोली और सुस्ती से आंखें मूंद गई। अजलान ने इसकी बात पर संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। ये सो भी गई? महरम ने हैरत से अजलान की सीने पर सर रखे आंखें मूंदे देखा तो अजलान शाह ने उसका सर अपने सीने से हटाते तकिए पर रखा। महरम ने उसकी दूसरी जानिब जगह संभालते उसके माथे पर बिखरे बाल सहलाए। शाह, हम कल किस वक्त जाएंगे? उन्होंने अमायज़ा के सुनहरी बालों में उंगलियां चलाते सवालिया निगाहें उनके चेहरे पर जमाई, जो खुद नीम दराज से अमायज़ा के चेहरे पर नजरें टिकाए हुए थे। महरम की बात पर चौंक कर उनकी सिमत मतवज्जा हुई। शाह, मैं क्या सोच रही हूँ, हमें इस मुतालिक पहले ही सोच लेना चाहिए, इससे पहले मामलात बिगड़े। मुझे ना जाने क्यों खौफ आ रहा है इस सबसे। इस मुतालिक बात भी कैसे होगी? हमें लीज़े की तबीयत का बखूबी अंदाज़ा है, वो इस रिश्ते का तकाज़ों को समझेगी या ना। उन्होंने बेचैनी से उनकी सिम देखा और अपना माथा सहलाया। उनकी बात पर अजलान ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लेते सहलाया। क्यों परेशान हो रही हो? हम कल बस रिश्ते की बाबत बात करने जा रहे, रिश्ता पक्का करने नहीं। आखिरी फैसला तो साइम वगैरह का ही होगा। इन रिश्तों के मामले में ही हम कोई तलब कलामी नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही आने वाली वक्त का निरीक्षा खींचा जो महरम की घबराहट को हवा दी गई। क्या कहा आप दोनों ने? मॉम डैड, लीज़े का रिश्ता, वो भी भाई के लिए? क्या सच्ची में? उफ, आप दोनों को पता भी है, मैं बता नहीं सकती मैं किस कदर खुश हूँ दोनों के लिए।
अमाइज़ा जो कब से सोने की कोशिश में थी, उनकी आवाज़ पर ठिठक कर मूंदी आंखों से उनकी बात का मुलाहजा करने लगी, लेकिन उनकी पूरी बात होते ही मज़ीद ज़ब्त ना हुआ तो चिल्लाते हुए उठ बैठी। उसके अचानक चीखने पर वो दोनों एक लम्हे के लिए हड़बड़ा गए। जब इन दोनों के गले में बाहें डाले अपनी खुशी का बखूबी इजहार कर रही थी, वो दोनों भी तमाम सोचों को जहन से झटकते उसका माथा चूम गए। जब इन दोनों को अपने हिसार में लिए ना जाने कौन सी कहानियाँ सुना रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक किसे ये सब सुनने के बाद नींद नहीं आनी थी। जबकि महरम और अजलान एक कोहनी बेड पर रखे नीम दराज सी लेटी इसके बालों में उंगलियां चला रही थी। अगली सुबह का सूरज भी नई उम्मीदें लेकर नमोदार हुआ। सख्त सर्दी के इस मौसम में अफक पर मौजूद सूरज ने अपनी किरणें फैलाए सबको बेसाख्ता शुक्र अदा करने का मौका दिया था, वरना गुजरे 2 दिनों से ठंडे मौसम से सब लोग सर्दी से ठिठुरे फिर रहे थे। अभी भी महरम अजरा के साथ मिलकर किचन में बैठी मिठाइयों के डिब्बे पैक करने में मसरूफ थी जो इन्हें खान हाउस लेकर जाने थे। उन्होंने एक निगाह घड़ी की जानिब डाली जो दोपहर के 3 बजा रही थी, मतलब इन दोनों की यूनी से वापसी होने वाली थी। आप ही बस ये काम मुकम्मल हो ही गया है, मैं उसे एक जानिब कर देती हूँ, आप फ्रेश हो जाए, फिर मैं भी अनाबिया और माजा के आने के बाद अपने कमरे में जाती हूँ। आप जानती हैं अजलान भाई को देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अफरा तफरी में चीज़ें समेटती गोया हुई तो महरम उसकी बात पर धीमे से मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। अभी इन दोनों की यूनी से आने के बाद इन सब ने खान हाउस जाना था। अदियान को सुबह नाश्ते के टेबल पर ही इस चीज़ से आगाह कर दिया गया था। जवाबन वो संजीदगी से सर हिला गया। अजलान शाह को तो इसका संजीदा अंदाज खटका बहुत, लेकिन वो अपना वहम समझते सर झटक गए। मान बाहर से आने वाली आवाज़ पर दोनों तासिफ से नफ़ी में सर हिलाते बाहर की सिम चल दी। क्या मम्मा, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या इरादा है? जाना है ना हमने? मैंने तो लीज़े से इस मुतालिक तो कोई जिक्र ही नहीं किया, इसे सरप्राइज़ देंगे। अमाइज़ा पर जोश अंदाज में अपना बैग शाने से उतारती सोफ़े पर रखते हुए बोली तो अनाबी भी बैग समेत सोफ़े पर बैठती टांगे ऊपर करते सुकून से कुछ लम्हों के लिए आंखें मूंद गई। अच्छी बात है कि कोई जिक्र नहीं किया, अभी फ़िलहाल कोई जिक्र नहीं हुआ। वहाँ इस तरह पहले ही कोई ऐसी बात हो जिससे उसके दिल में बात आए अच्छा नहीं लगता, और लड़कियों को तो इस मामले से कुछ ज़्यादा ही नाजुक होती है। मैं तो अभी तक परेशान हूँ यही सोच सोच कर कि ना जाने इन सबको कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। महरम परेशानी से अपनी पेशानी से मसलते थके थके असाबों समेत गोया हुई। कल रात से ही सोच सोच कर उनका बुरा हाल था, लेकिन परसुकून होने का कोई सिरा भी हाथ नहीं आ रहा था। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप अपने भाई के घर जा रही है, हमें हिम्मत रखें, सारी बात तो वैसे भी अजलान भाई ही ने करनी है। अजरा इनकी बात पर इनके साथ ही सोफे पर जगह संभालती उनके शाने पर दबाव डालती तसल्ली आमेज लहजे में गोया हुई तो वो भी तमाम सोचों को जहन से झटकती इस बात में सर हिला गई। अब वैसे भी लीजे तो सिर्फ अदियान भाई के लिए ही बनी है। अमाइज़ा की पर यकीन बात पर महरम ने झटके से सोफे की सिम पुश कर गर्दन उठाकर तिक्के चतोनों की उसकी सिम देखा तो अजरा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि फिलहाल इसकी शामत आने वाली थी। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनो, यह आजकल क्या हो क्या रहा है? ये लीजे का भूत सर चढ़कर क्यों नाच रहा है? सब खैरियत है ना? उन्होंने मशकूक निगाहों से उसकी सिम देखा तो वो एक लम्हे के लिए अपनी जल्दबाजी पर खुद को कोसती खज्जल सी हुई और सर खुजा गई। महरम इसे एक नज़र देखते सर झटक गई। चलो आप दोनों फ्रेश हो जाओ, जल्दी से हम लोग भी बस जा रहे हैं, इससे पहले मर्द हजरात घर में एंट्री लें। महरम इन सबको कमरे में जाने का इशारा करते संजीदगी से मुखातिब हुई तो वो दोनों इनकी बात पर सरहद से अपने बैग उठाते खुशी खुशी भागने वाले अंदाज में जीने चढ़ती अपने कमरों की सिमत बढ़ गई। वो दोनों तो जैसे पूरे विला में इस रिश्ते पर बाकायदा खुशी का इजहार करते नहीं थक रही थी। कुछ ही देर में सब मर्द हजरात भी ऑफिस से आ गए थे सिवाय अदियान के। अब मुलाजिम गाड़ी में मिठाइयों के टोकरे और दिगेर सामान रखवा रहा था। माजा और अनाबी ने एक जैसा कुर्ता ज़ैब तैन किया हुआ था, सब रंगों का फ़र्क था। अनाबी का कुर्ता पीले और गुलाबी रंग में था, जबकि माजा का ग्रे और गुलाबी रंग में था, जिसके साथ वो ब्लू जीन्स पहने दुपट्टे को मफलर की तरह गले में लपेटे वो दोनों जाने के लिए मुकम्मल तैयार थी। अजलान शाह तैयार सोफे पर बैठे किसी से फ़ोन पर मीटिंग की बात करने में मसरूफ़ थे। मान महरम की आवाज़ पर चौंक कर उनकी सिमत मतवज्जा हुए जो अपनी सिया ओनी शॉल दुरुस्त करते इनकी सिमत आ रही थी। अजलान शाह भी संजीदगी से अफान शाह को इशारा करते बाहर की सिमत चल दिए ताकि ये सारे सामान पर एक नज़र सानी कर सकें। कुछ ही लम्हों की तौफ़क़ के बाद ये कुछ अफराद पे मुश्तमिल छोटा सा काफिला दिल में उम्मीद के 1000 जुगनू लिए खान हाउस की जानिब रवां दवा था। तकरीबन आधे घंटे की मसाफत के बाद वो सब खान हाउस मौजूद थे। लीजे जो सोफे पर लेटी नावल पढ़ने में पूरी तरह मशगूल थी। लीजो उठो जल्दी, ये मेडिसिन खाओ। रैम की आवाज़ पर लीजे बुरी तरह मुंह बनाते सोफे पर ही लेटी लेटी करवट बदल गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो हड़बड़ा कर वहाँ से उठती अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी, क्योंकि दरवाजे पर सब मुस्कुराते हुए खड़े उसकी हरकत का मुलाहजा करने में महू थे। अलीजे की निगाह इनके हाथ में
मौजूद मिठाइयों की टोकरियों पर ठिठक कर रुकी। मतलब इनका रिश्ता रोशी आपी के साथ पक्का हो चुका है। ये ख्याल आते ही उसका दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। वो रायम की आंखों ही आंखों में इशारा करते बमुश्किल मुस्कुराते सोफे से उठी और धीमे कदमों से चलते हुए इनके करीब पहुंची। महरम के सीने से लगी। जवाबन उन्होंने भी शफकत से उसे अपने सीने में भींच लिया। अरे आपी, आप सब कैसे हो? यूँ अचानक ये बार बार सरप्राइज देने का ख्याल कैसे आ जाता है आपको? कम से कम बता तो दिया करें। आयत अजरा से गले मिलते महरम से शिकवा करना ना भूली तो वो मोहब्बत से उसका गाल थपथपा गई। रैम भी इन सब से मिलते शरारत से आमाइजा के बाल खींचते फ्रेश होने अपने कमरे की सिम चल दिया, क्योंकि वो और साइम खान अस्पताल से कुछ देर पहले ही फ्रेश होने घर आए थे। पूरी रात ड्यूटी देने की बदौलत आंखें अभी अच्छी खासी दर्द थी। इन सबको डाइनिंग रूम में बिठाकर मुलाजमा को सर्व करने का कहते वो साइम खान को इतला देने कमरे की सिम चल दी। कुछ लम्हों की तौफक के बाद रायम भी फ्रेश होते आते इन्हीं के साथ बर्जुमान हो गया। आते साथ ही अमाइजा को देखते आंख दबाना न भूला, जबकि वो सबके सामने इसकी ऐसी बेबाकी पर जल कर राख हो गई और कीना तो निगाहों से उसकी सिम देखा, जो अब मुस्कुराते हुए महरम को बाजुओं के घेरे में लेते जैसे उनकी नाराजगी खत्म करने की तगोदो में था। कुछ ही देर में साइम खान भी आते सबसे मिले और अमाइजा को बाजू के घेरे में लेते वहीं सोफे पर बर्जुमान हो गए। मामू जान, आप अभी तक माशाअल्लाह जवान हैं, इन्हें कहाँ से उठा लाए हैं? थोड़े से अपने जैसे गट्स इनमें भी शामिल कर दें। सिया कमीज शलवार में मलबूस साइम को अपनी नज़रों के हिसार में लेते शरारत आमेज लहजे में गोया हुई। अमाइजा को तो अभी तक वो एक जवान लड़के ही दिखते थे, तभी उनके साथ उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। प्रिंसेस, वो क्या है ना, ये मुझे भी नहीं मालूम कि आपकी मुमानी इसे कहाँ से लेकर आई है। कल मैं भी इनसे यही पूछ रहा था, आगे से उन्होंने मुझे ही झड़क दिया। उन्होंने मुंह पसोरती शिकायती अंदाज में उनसे मुखातिब किया तो इनके अंदाज पर वो खिलखिला कर हंस दी। सबने उसकी हंसी पर हैरत से उनकी जानिब देखा, जो आपस में सरगोशियों में बात करने में मसरूफ थे। अजलान, ये सब क्या है? मतलब इस कदर मिठाइयाँ? मां नमाइजा से ध्यान हटाते साइम खान की निगाह मेज़ पर रखी मिठाइयों की टोकरियों पर पड़ी तो वह हैरत का इजहार करना ना भूले। चेहरे पर नासमझी की तासीरात आया थी। इनकी बात पर महरम ने सहम कर अजलान शाह की जानिब देखा, जो इनको आंखों ही आंखों में तसल्ली दे रहे थे। सामने सोफे पर रायम के साथ बैठी आयत की निगाहों से महरम की यह हरकत मख्फी ना रही। इन्हें अचानक परेशानी ने आ घेरा। उन्होंने सवालिया निगाहें अजरा की जानिब उठाई, जो इन्हें आंखों ही आंखों में हौसला रखने की तलकीन कर रही थी। हाँ, ये मिठाइयाँ यही के लिए लेकर आया हूँ मैं, और साथ समझ लो एक फरियाद भी। उन्होंने गोया बात की तहमीद बांधी तो महरम की शानी से लगी लीजे का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा, लेकिन फरियाद वाली बात पर इसने झटके से उन्हें आंखें खोली। दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क उठा। उसने शाकी निगाहों से अमाइजा और अनाबी की सिम देखा, जो इसे ही नज़रों में हसार में लिए मुसलसल शरारत से मुस्कुरा रही थी। अलीजे को इनका मुस्कुराना एक आंख न भाया। क्या मतलब है, समझा नहीं। उन्होंने संजीदा माहौल देखते सोफे पर पुश्त छोड़ दी और सीधा होकर हैरत का मुजाहरा किया। आयत की भी तमाम हिस्से इन्हीं की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी। हम अपने अदियान के लिए अलीजे का रिश्ता लेकर आए हैं, उन्होंने मुस्कुराते लहजे में बोलते जैसे इन सब की समातों पर बम फोड़ा। अलीजे को तो बाकायदा थर थर काँपने लगी। इसे बेयकीनी से इन सब की सिम देखा, जो कुछ देर ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली थी। इसे अपनी तमाम हस्तियाँ मतल होती महसूस हुई। आयत साइम ने सख्ती की कैफियत में उनकी जानिब देखा, जैसे इन्हें इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद ना हो, जबकि जमान साहब और तहरीम बेगम को तो बाकायदा खुशी हुई थी कि उसी की बदौलत इनके बच्चों का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाएगा। रायम की कशीदा पेशानी पर एक लम्हे के लिए सलवटें नुमादार हुई। अपनी बात के जवाब में इन सब की जानिब से खामोशी महसूस करते अजलान ने इस्तफामिया निगाहें साइम की जानिब उठाई, जो अब किसी गहरी सोच में गुम थे। अलीजे तो बाकायदा वहाँ से भागने वाले अंदाज में वहाँ से निकली, आंसू आंखों से निकलने को बेताब थे। सबने हैरत से उसे बाहर की जानिब जाता देखा। लेकिन अजलान, इस कदर अचानक ये बात करना, मतलब सब ठीक है ना? और तुम इस बात से अच्छे से आगाह हो कि उसकी तबीयत किस कदर नाजुक है, और अदियान से भी ये अच्छी तरह हम आगाह हैं, और वो तो हमेशा से ही उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता आया है। अचानक ये सब? उन्होंने अपनी हैरत का इजहार करना ज़रूरी समझा। दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। एक लम्हे के लिए तो इनकी सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज हो चुकी थी। इन्हें अदियान जान से भी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन इसका गुस्सा वो इन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। साइम, मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। हमें पूरा यकीन है दोनों आपस में बहुत खुश रहेंगे, और यही रही बच्चों की तरह बर्ताव करना, तो ये छोटे होने की बात तो हमें याद है कि आयत भी शायद तुम्हें साइम भाई ही कहती थी। शादी से पहले उम्रों का फ़र्क तो कोई मैटर नहीं करता, मेरी निकाह में।
अजलान के यूं अचानक खुद पर ही हमलावर होने पर वो दोनों ही एक लम्हे के लिए बौखला गए। इस बात पर नौजवान पार्टी का कहका बेसाख्ता था, लेकिन राय में इनकी बातों को नज़रअंदाज किए हाथ की मुट्ठी बनाए लबों पर दबाए किसी गहरी सोच में गुम था। इसके वजूद में सोचों का एक उबाल उठ रहा था। सब लोग इसी हंसी मजाक में मशगूल थे। मान राम की सर्द व सपाट आवाज़ पर वो सब चौंक कर उसकी समत मतवजा हुए। अजलान फुप्पा, लेकिन अलीज़े का रिश्ता तो कहीं और से भी आया हुआ है और कल ही आया है। हम तो इन्हें जवाब देने के बारे में सोच रहे थे। रायम ने सख्ती से उन्हें जताना भी ज़रूरी समझा। उसकी चेहरे के तासीरात खतरनाक हद तक संजीदा थे। अजलान को किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। इसकी बात पर आयत ने मुश्किल से अपना अश्ताल पर काबू पाते इसकी सिम देखा, जो बोलने से कुछ भी सोचना समझना नहीं पसंद करता था। जब एक जगह से अच्छा रिश्ता आ रहा है तो क्यों इसे ठुकरा कर कहीं और रिश्ते का जोड़ने का सोचा भी। रायम की आवाज़ पर माथा तो अमायजा का भी ठिठका। इससे मुठ्ठियां भींचते रायम को देखा। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि इसका गला अपने हाथों से दबा दे, जो फजूल बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। रायम इन सब की अपनी बात बावर करवाते मजबूत कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। अमायजा को इससे बात करने का बिल्कुल ठीक मौका लगा। वो भी सबसे माजरत करती, तन फन करती, उसकी तलकीद में भागने वाले अंदाज में उस तक पहुंची। रायम भाई, बात सुने। अमायजा की आवाज़ पर वो जो राहदारी अबूर करते अपने कमरे की सिम जा रहा था, ठिठक कर जेबों में हाथ डालते मुड़ा और सवालिया निगाह से उसकी सिम देखा। अमायजा ने एक नज़र उसे देखते नाक मुँह चढ़ाई, जिनके चेहरे के तासीरात हुनूस सर थे। आप अंदर ये क्यों कह कर आए हैं कि कहीं और इसका भी रिश्ता आया है? लीजे का आप भाई हैं, ये किसी और को भी कौफियत देना चाह रहे हैं? इसे बेखौफी से उसकी सर्द निगाहों से अपनी आंखें गाड़ी और बिना कोई तहमीद बांधे तंजिया निगाहों से उसकी सिम देखते गोया हुई। उसके मुताबिक डरती तो किसी के बाप से भी नहीं थी। देखो माजा, इस वक्त ये बात ही मेरे असाबों पर हथौड़ी की तरह बरस रही है। इसे हजम कर लेने दो। मैं आपसे किसी भी किस्म की बात करने की हालत में नहीं हूँ। ये ना हो जो कुछ सख्ती से कह दूँ कुछ। इससे पहले कि वो सख्ती से उसकी जारी पुंगली उठाते तनवी लहजे में बोलते जाने के लिए मुड़ता, अपनी चौड़ी कलाई पर किसी का नरम व नाजुक लम्स महसूस करते उसे बमुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से पर काबू पाते उसकी सिम देखा, जो माथे पर बल डाले उसकी सिम देख रही थी। लेकिन मुझे अभी बात करनी है। और क्यों नहीं हो रही ये बात हजम? इतने प्यारे तो लगेंगे साथ, और मेरी एक बात सुन ले और इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे आप, समझ रहे हैं ना आप? वो अपने दांत पर दांत जमाए धीमे लहजे में उसकी सिम देखती गराई तो रायम ने इसके बोलने के अंदाज पर ठंडे ठार अंदाज में इसकी जानिब देखा। उसके देखने के अंदाज पर ही अमायजा के वजूद में बरकी सी दौड़ गई, लेकिन फिलहाल उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। तभी दोनों हाथ कमर पर रखे वहीं डट कर खड़ी रही। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों लाहक है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? वो रोशाने को पसंद करता है, माइंड इट। और अब अलीज़े से शादी मैं नहीं जानता कि वो क्या चाह रहा है, लेकिन इससे कोई भी बात किए बगैर मैं इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होऊंगा। याद रखना मेरी बात, और मेरे सामने अपनी ज़बान को लगाम देना आइंदा। मुझे फजूल में चिल्लाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो सख्ती से अपनी बात पर जोर देते वाले अंदाज में बोला, साथ ही अपनी 2 उंगलियों से उसके गाल पर दबाव डाला। इसके लम्स पर माजा का पूरा सिर पूर सिलक उठा। इसे थूक निकलते हुए इसकी जानिब देखा, जबकि आंखों में हल्की हल्की सुर्खी छा गई थी, क्योंकि अब जो वो बोलने जा रही थी वो फिलहाल ज़रूरी हो गया था। दिल तो आने वाले लम्हात का सोचते बाकायदा कपकपा रहा था। सोने पर सुहागा रायम का बात करने का अंदाज, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। किसी और की खुशी अजीज़ हो या ना हो आपको, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि अपनी बहन की खुशी बेहद अजीज़ होगी आपको। वह ढके छुपे लफ्ज़ों में उसकी बात बावर करवाती, शिकवा की ना निगाहों से उसे देखते तन फन करती वहाँ से निकलती चली गई। अब वो वाज़े अल्फाज में भी इस पे ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि फ़िलहाल एक भाई की गैरत पर यह बात गवारा नहीं करती, और वो इसका राज किसी पर आश्कार नहीं करना चाहती थी। वो तो शुरू से ही ये सब जानने से पहले भी लीजे को ही इस रूप में देखती आई थी, तभी अधूरी ही बात की। इसके ख्याल में अगर वो अकल से पैदल ना हो तो ज़रूर समझेंगे। इसके जाते ही रायम ने शिश व पंच में मुब्तला होते उसकी पुश्त को देखा, जहाँ सुनहरी बालों के आबशार बिखरी हुई थी। वह जीने चढ़ती शायद लीजे के कमरे की सिम जा रही थी। मान इसके दिमाग में उसकी बात के बार बार दोहरा रहे थे। झमाका सा हुआ। इसे ये बेयकीनी की कैफियत में अमायजा की पुश्त को देखा, जो अब वहां से गायब थी। शायद वो लीजे के कमरे में पहुंच चुकी थी। इसे मुश्किल से दोनों हाथों से अपने चकराते सर को संभाला, क्योंकि जिस बात की जानिब वो इशारा कर गई थी वो बात रायम सोचना भी नहीं चाहता था। जबान को गोया फकल लग गया था। इसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते अपने सुन हुए साहबों को हसवासों में लाना चाहा और धीमे कदम उठाता चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाता ड्राइनिंग रूम की जानिब चल दिया, जहाँ से सबकी खुशगपियों की आवाज़ आ रही थी। वो भी उनके साथ जगह संभालते वहीं सफ़े पर बर्जमान हो गया। अजलान, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक जवाब दूंगा तुम्हें। मैं लीजे की मर्जी के बगैर कोई भी बात नहीं करना चाहता फ़िलहाल।
सामने उसे आने वाली सूरत हाल से आगाह करना चाहा तो अजलान भी उसकी बात पर समझने वाले मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गया। महरम ने राइम को अपने पास आने का इशारा किया तो वो नाराज़गी से उनके साथ ये जगह संभाल गया। महरम ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर बाल बिखेर दिए। कुछ ही लम्हों के बाद वो संजीदगी से उनसे बातों में मसरूफ था। आयत इन सबको एक नज़र मुस्कुरा कर देखती, खाने की तैयारी देखते अजरा को साथ लिए किचन की जानिब चल दी। अमाइज़ा जो कब से लीजे के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर वह हैरत से दरवाज़ा खुद ही खोलती अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर दाखिल होते ही खाली कमरा से मुंह चिढ़ा रहा था। वह हैरत से अंदर कमरे में दाखिल हुई। कमरा पूरी तरह सैड था। बेड पर एक शिकन भी नहीं थी, मतलब वो कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, सिसकियों पर आवाज़ पर वो चौंक कर पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाने लगी। मान उसकी निगाह टेरिस के खुले दरवाजे पर ठिठक कर रुकी। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में इस तक पहुंची जो कुर्सी पर घुटनों पर सर दिए बैठी थी। इसने परेशानी से उसका चेहरा थामते उसका रुख अपनी जानिब किया, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। अमाइज़ा उसकी हालत पर तड़प कर रह गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, लीजे ने बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया। अमाइज़ा ने बेयकीनी से उसकी सिम देखा, लेकिन फिर उसका अचानक रद्द-ए-अमल सोचते खुद ही हंस दी। कैसा लग रहा है मेरी मुस्तकबिल में होने वाली छोटी सी भाभी, वो खुशगवार लहजे में बोलती कुर्सी पर बैठी अलीजे का रुख अपनी जानिब करते उसकी हरकत को सिरे से ही नज़रअंदाज कर गई, क्योंकि वो कल से ही बेइंतहा खुश थी। लीजे के लिए तभी इसकी हरकत पर गौर ही नहीं किया, लेकिन लीजे ने इसकी बात पर कहर आलूदा निगाहों से उसकी सिम डाली, जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पर थी। गुस्से की एक शदीद लहर उसके वजूद में उठी। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुमने उन्हें जाकर बताया ना। तुमने तो बहुत गलत किया माज़ा। ऐसा महसूस हो रहा है भरे बाजार में मैं बरहाना हो गई हूँ। वो सिसकियाँ भरती इसका दुपट्टा दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए गुस्से से चीखी तो अमाइज़ा ने उसकी बात पर नासमझी में नफ़ी में सर हिलाया, जो आज फिर उस दिन वाली बात दोहरा रही थी। इसे बेसाख्ता लीजे की गलत फहमी को दूर करना चाहा, लेकिन वो सुर्ख आंखों समेत उसे अपने हाथ के इशारे से ही रोक गई और सद निगाहों से उसकी सिम देखी। कुछ मत बोलना आजा माइज़ा, तुम इस दिन भी तुमने झूठ का सहारा लेते मुझे अपने झूठे जाल में फंसा दिया, और अब मजीद तुम ना जाने क्या क्या कैसे कैसे कहा होगा उनसे, जो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। तरस खा रहे हैं वो मेरी ज़ात पर कि शायद वो ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो जीना सीख रही थी उनके बगैर। तुमने इन तक ये बात पहुँचा कर बहुत गलत। इससे पहले कि वो हिचकियों के दरमियान अपनी बात मुकम्मल करती, अमाइज़ा सख्ती से उसे दरमियान में ही टोक गई। लीजे उसके अचानक धारने वाले रद्द-ए-अमल पर उछल कर 2 कदम पीछे हुई। बकवास बंद करो तुम अपनी, जस्ट शट अप। तुम्हें ये कहते हुए ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा है ना कि किस कदर गलत कर रही हो तुम। उस दिन भी तुमने ताबड़तोड़ इल्ज़ाम लगाए मेरे पे कि मैंने भाई को ये सब बताया है। उनकी समातों से ये बात गुजरी है, मैं क्यों बताऊंगी उन्हें। मुझे तो आज तुम इतना बता दो, मुझे क्या मिलना है किसी लड़की की इज्जत निफ्स पर बात करके, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आज मैं किसी की रुसवा करूँगी तो अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ मुझे भी ज़लील व रुसवा करेगा। मेरे पास तुम्हारी जानिब से एक अमानत थी, मैं क्यों इसमें खयानत करती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में उसकी पर्दापोशी करेंगे। लेकिन अफसोस है तुम्हें शायद मेरी पर यकीन ही नहीं है। इस दिन तो समझ आता था तुम अपने हवासों में नहीं थी, मैं समझ गई थी, लेकिन आज फिर तुम वही गलती दोहरा रही हो। मेरा इन सब में क्या कसूर है। बार बार एक ही बात दोहरा कर मुझे पेशमान करती हो, बिना किसी कसूर के होते हुए भी। बस एक गलती हुई मेरे से कि तुम्हारा दर्द शायद अपने दिल पर महसूस कर गई पागलों की तरह, और तुम्हारी ही नज़रों में मशकूक बन गई। हम इस रिश्ते से पहले ही कज़न होने से पहले सिर्फ दोस्त थे ना लीज़ा, लेकिन तुमने आज मेरी ही निगाहों में मुझे ही बुरी तरह गिरा दिया। मैं मज़ीद ना अब तुमसे इस टॉपिक पर बात करूंगी ना कुछ। शायद हमारा साथ यहीं तक था, अभी भी फैसला तुम्हारे हक में है। तुम जिससे भी शादी करना चाहो, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला नहीं कर सकती मैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी तुम्हारी बात ने मुझे तोड़ दिया है। कहते हैं ना किसी के लिए इस कदर भी अच्छाई ना दिखाओ कि वो बुराई बनकर आपके वजूद से ही लिपट जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिर भी यही दुआ करूँगी कि तुम्हारे हक में हमेशा जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। वो इसकी रोज़ की एक ही तकरार से तंग आकर बोली तो बोलती चली गई, और एक नम शिकवा कुना निगाह उसकी से साकित और बेयकीन चेहरे पर डालते कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। लेकिन बाहर खड़े रायम को देखते वो गाल पर बहते आंसुओं को साफ करते वहाँ से भागने वाले अंदाज में जीने उतर गई। रायम ने बेबस निगाहों से अंदर बेतासिर चेहरे के साथ खड़ी लीजे और रोती हुई अमाइज़ा को देखते सख्ती से लब आपस में पेवस कर गया। ना जाने यहाँ हो क्या रहा था, इसकी समझ से बाहर था। माज़ा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। रात को खाने की टेबल पर सब खाने में मसरूफ़ थे। जब अमाइज़ा की गैर मौजूदगी को अदियान ने शिद्दत से महसूस किया, तभी कुर्सी खिसकाते हुए वहाँ उठ खड़ा हुआ।
اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ذرا جب سے واپس آئی ہے وہاں سے سر درد ہے اس کا، تو میں نے پین کلر دے کر سلایا تھا۔ محرم اس کی پریشان صورت دیکھتے تفصیل سے بتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ جواباً وہ پرسکون ہونے سے بجائے مزید پریشان ہوتے مازہ کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ محرم اسے دیکھتے اذلان شاہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عدیان اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے واق کرتے اندر کمرے میں داخل ہوا تو نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی اور پیٹ گراؤنڈ سے پشت لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ عدیان حیرت سے کمرے کا سوئچ بورڈ ٹٹولتے لائٹ جلاتے اس تک پہنچا تو وہ چونک کر سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھنے لگی، لیکن سامنے سے آتی عدیان کو دیکھتے اس کے آنسو مزید چھلکنے کو بےتاب تھے۔ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں اس کی گردن کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آنکھیں کیوں اس قدر سرخ ہو رہی ہیں؟ عدیان نے متفکر انداز میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا طبیعت کا اندازہ لگانا چاہا۔ جواباً وہ مسکراتے ہوئے اس کا وہی ہاتھ تھامتی اس کی سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عدیان کے سامنے رو کر وہ اس پر کچھ آشکار کرے۔ کچھ نہیں بھائی، بس سر درد ہے، اب ذرا بہتر ہے اب۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر بولی تو عدیان نے محبت سے اسے اپنے سینے میں بھینچے اس کی نم آنکھوں کو عقیدت سے چھوا۔ بھائی کی زندگی کو کوئی کچھ کہے تو صحیح، اسے بھائی سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ مان کمرے کے دروازے پر ہونے والے کھٹکے سے وہ دونوں چونک کر دروازے کی سمت متوجہ ہوئی جہاں محرم کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ عدیان آپ ذرا میرے ساتھ مل کر جانا، ہمارے کمرے میں ہی آ جانا، اور مازہ آپ سو جاؤ، سر درد صبح تک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محرم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ عدیان ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ایک نظر دیکھتے اذلان شاہ کے کمرے کی سمت چل دیا۔ محرم بھی اس کے اوپر کمفرٹر ڈالتی لائٹ بند کرتے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ امائزہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ محرم کا انداز کہیں نہ کہیں اسے ٹھٹکا چکا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور اسی متعلق بات ہونے والی ہے۔ عدیان کے غصے کا سوچتے وہ جھرجھری لے اٹھی۔ جی موم ڈیڈ اس قدر سنجیدہ کیوں ہے؟ اس نے ان دونوں کی صورت ایک نظر دیکھتے سامنے ہی صوفے پر جگہ سنبھالتے حیرت سے استفسار کیا تو اذلان چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ ہم آج گئے تھے سائم کے یہاں، جانتے ہو نا؟ انہوں نے گویا بات کی تہمید باندھی تو محرم نے انگلیاں مسلتے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اصل رد عمل تو پوری بات جاننے کے بعد پتہ لگے گا۔ عدیان نے اذلان شاہ کی بات پر صرف بھویں اچکانے پر اتفاق کیا۔ بات کی ہم نے ان سے، انہوں نے بات کرتے کرتے رک کر اس کے تاثرات جانچنا چاہے، جو ان کی بات پر فی الحال تو سنجیدہ ہی تھے۔ جی جانتا ہوں، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ انکار تو کسی صورت نہیں ہوا ہوگا۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولا تو اذلان شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے اس کی سمت دیکھا، جیسے اس کی بات بالکل بھی پسند نہ آئی ہو۔ ایسی خوش فہمیاں پالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور اب جو میں بولنے جا رہا ہوں تحمل کا مظاہرہ کرنا، اس کے بعد جلاد بننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ وہ تنبیہی انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئے تو عدیان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ دانت پر دانت جمائے ان کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ یہی بات روشانی کی باری بھی کہی تھی آپ نے، کیا یہاں سے بھی انکار سجا کر لے آئے ہیں ڈیڈ؟ وہ تلخی سے اذلان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو محرم نے تڑپ کر اس کی سمت دیکھا، جو کچھ زیادہ ہی نا امید دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نا امید تھا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ یہی بات اسے اچھے سے ازبر تھی کہ یہاں سے تو کسی صورت اسے منفی رد عمل نہیں مل سکتا۔ وہ ایک بہت اعلیٰ پائے گا گیمر تھا، اسے اپنے تاثرات چھپانا اچھے سے آتے تھے۔ میری بکواس سن لو اگر سن سکتے ہو تو۔ وہ اس کی بے وجہ بے تکی بات پر بگڑتے ہوئے گرجے۔ ان کے بولنے پر محرم نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ رشتے کی بات کی ہے میں نے وہاں، لیکن ان کی بھی وہی باتیں ہیں جو خدشات تمہاری ماں کو لاحق ہیں۔ وہ اس کے علاوہ ایک اہم بات، انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ کل لیزے کا رشتہ کہیں اور سے آ چکا ہے ہم سے پہلے۔ انہوں نے اس کے بگڑتے تاثرات سے نگاہیں پھیرتے سختی سے اپنی بات مکمل کی تو ان کی بات پر سخت تیش کے عالم میں مٹھیاں بھیجتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں سرخ ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا، اور وہاں میرے پر کسی اور کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ڈیڈ میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں روشانی کی طرف سے تو خاموشی اختیار کر گیا، لیکن اس جانب سے بالکل نہیں کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ یہ جو در پر در انکار ہو رہے ہیں نا، یہ میری انا پر کالی ضرب لگا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، بس آپ میری یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھے سے مجھ سے، اس کے بعد کسی قسم کی اچھی امید مت رکھیے گا۔ اس نے سر نگاہیں دیوار پر جماتے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ اس کے خنجر کی طرح نوکیلے الفاظ پر محرم کو باقاعدہ خوف محسوس ہونے لگا۔ عدیان میری جان بات سنو، ابھی انکار ہوا تو نہیں نا؟ ابھی انہوں نے لیزے سے بات کرنی ہے، سارا کچھ سوچ کر ہی وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ لیں گے نا؟ آپ خود سوچ کر بتائیں، اگر اس کی جگہ مازہ ہوتی تو بھائی ہونے کی حیثیت سے سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کرتے نا، پھر دوسروں سے اچانک ہی مثبت جواب کیوں چاہیے؟
महरम इसके बाजू पर हाथ रखती इल्तिजाई अंदाज में, समझाने वाले अंदाज में गोया हुई, लेकिन वो इनकी बात पर सख्ती से सर झटक गया। इसे तो यही बात हजम नहीं हो रही थी कि उसके लिए किसी और लड़के का रिश्ता आया है। कनपट्टी की रगें फूलना शुरू हो चुकी थी, आंखों में शोले निकलते महसूस हो रहे थे। अंदर एक आग लगी थी जो जल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ भस्म कर देगा। इसे अपने हवास बहाल किए जो इनकी बात पर सलब होते जा रहे थे। अदनान शाह, यही गुस्सा, इसी एक गुस्से की बदौलत सब तुमसे दूर भागते हैं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अपने हवास मत खोया करो। तुम्हें इन्हीं शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से आज तक हमारी माँ को खौफ महसूस होता है, तो वो तो फिर एक नाजुक जान है। तुमने तो इसे कहीं का नहीं छोड़ना। इनकी बात पर एक इस्तहज़िया मुस्कुराहट अदनान के लबों के गोशों पर फैली। इससे अपनी चमकती हुई कांच सी आंखें उन दोनों की सिमत उठाई और मजबूत कदम उठाता अदनान शाह के ऐन सामने खड़ा हो गया। इनके जबड़े बाकायदा तौर पर तन चुके थे। वो कर लेगी डैड, ऐसे बर्फीले लहजे में कहते गोया उन्हें चौंकने पर मजबूर किया। वो पूरी तरह उसकी सिमत मतवज्जा हुए। कौन कर लेगी? महरम ने होकों की तरह सवाल किया तो अदनान ने मुस्कुराते हुए अपना रुख उनकी जानिब किया। अलीज़े खान को मैं इस गुस्से के साथ, इस जल्लादपन के साथ, इस जज्बातीपन के साथ भी कबूल होगा। जी चाहे तो आप आजमा कर देख लीजिएगा, क्योंकि आना तो इसने इसी घर में है, मेरी बीवी बनकर, आपकी बहू की हैसियत से। और सबसे ज़रूरी और अहम बात, आपको दादी दादा भी वही बनाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि जवाब चाहे आज आए या कल आए या महीने बाद आए, इतना तो मुझे यकीन है आएगा वो मेरे हक में ही। वह महरम के गाल पर बूसा देते अजदान की जानिब पे आंख दबाते कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इसकी अचानक हरकत पर वो एक लम्हे के लिए सटपटा गई। इसके जाने के बाद भी अजलान के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थीं, जबकि अदनान के तासिरात कमरे से बाहर निकलते ही गजबनाक हो चुके थे, जिसे अभी सब तहस तहस कर देगा। इसने सररत से ट्राउज़र की जेब से मोबाइल निकालते किसी को फ़ोन मिलाया, जबकि ये काम करते वक्त आंखों में एक अजीब सी चमक ने अहाता किया हुआ था। दूसरी जानिब से फ़ोन से उभरने वाली आवाज़ पर इसके लबों पर फातियाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। क्या तुम ये बात नहीं जानती थी कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आए तो वे उन्हें नहीं उठाना चाहिए? वो अपने कमरे का ग्लास डोर खोलते रेलिंग के साथ टेक लगाए खड़ा सर्द लहजे में गोया हुआ, तो मुकाबिल को उसकी आवाज़ सुनकर सांप सूंघ गया। ज़बान साथ देने से इनकारी हो गई। धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो गई। इसका तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ अदनान की समातों से मख्फी नहीं रही, और यही चीज़ इसे एक अजीब सा सुरूर बख्श रही थी। अलीज़े, जिसको रात का खाना खिलाकर, अभी भी दवाई खिलाकर कमरे से बाहर निकला था, इसके होते हुए उसे बमुश्किल अपने आंसुओं पर ज़ब्त किया हुआ था, वरना तो अमाइज़ा की बातें मुसलसल उसके वजूद को कचूके लगा रही थी। न जाने गुस्से में से क्या क्या बोल दिया था दोपहर को, और वो इस कदर शदीद नाराज़ हो गई, और यही चीज़ इससे सहन नहीं हो रही थी। आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही थी। गालों पर सर्दी की बदौलत हल्का हल्का गुलाबीपन छाया हुआ था। वो एक बार फिर माजा की बातें याद करते साइड लैम्प जलाकर घुटनों में सर्दिए फिपक फिपक कर रो दी। एकदम कुछ सोचते उसने सरत से साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते अमाइज़ा को फ़ोन मिलाया, लेकिन दूसरी जानिब से कोई नहीं उठा रहा था। इसे एक बार फिर खुद पर शदीद किस्म का ताव आया। इससे पहले कि वो मोबाइल ज़मीन पर पटकती, मोबाइल पर आने वाली कॉल पर खुशगवार अंदाज में बिना नाम देके फ़ोन कान से लगा गई, लेकिन दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ पर उसे जैसे सख्ता हो गया। दिल की धड़कनें हद से सवा थी, सांसें बाकायदा तेज़ हो गई थी। ध्यान, इसकी सरसराती हुई आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। दिल एक ही अलग ही परले पर धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जी दयान की जान। जवाबन इसकी जज्बों से चूर बोझल खुमार आलूदाल आवाज़ पर बस सटपटाते हुए फ़ोन काट गई और दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर दे, जैसे अपने हवास काबू करने के चाहे, जो इसकी गंभीर आवाज़ सुनते झुंझुना उठे थे। सुर्ख गाल अनारी हो गए थे, जिसे इनमें कभी खून छलक पड़ेगा। अदनान उसे इस कस्म की बेबाकी की कतई उम्मीद नहीं थी। दूसरी जानिब अदनान इसके फ़ोन काटने पर सख्ती से अपना निचला लब दांतों में डाले दबा गया। दोबारा से फ़ोन मिलाते कान से लगा गया। लीज़े, जो गहरे गहरे सांस भर रही थी, दोबारा से फ़ोन आता देख वो बाकायदा रोने वाली हो गई, क्योंकि अदनान अपने नंबर से नहीं बल्कि दूसरी सिम से कॉल कर रहा था। इससे इसके गुस्से के खौफ से सहमते हुए हलक तर करते फ़ोन कान से लगाया। कॉल क्यों काटी थी? वो धीमी सर्द आवाज़ में कराया तो वो हड़बड़ाते हुए फ़ोन कान से हटा गई और अपने खुश लहवों पर ज़बान फेरते उन्हें तर्क किया। वो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो रूहान से लहजे में गोया हुई तो अदनान के लबों को सुकेड़ कर उसकी बात सुनी। तो तुम्हारे साथ ही करनी है ऐसी फजूल बातें भी और ऐसी फजूल हरकतें भी। इसकी इस कदर बेबाक गुफ्तगू पर इसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। खैर, मैंने किसी भी किस्म की फजूल बात करने के लिए कॉल नहीं की, एक यही बात बावर करवाने के लिए की है जो मेरे अलावा जिस भी जगह से रिश्ता आया है वहाँ कल ही इनकार पहुँच जाए, वरना पता है मैं क्या करूँगा? इससे अखड़े लहजे में बोलते अचानक ही सवालिया अंदाज में पूछा,
तो वो इसके सख्त लहजे में हाफती फ़कत हम पर ही इत्तफाक कर गई। मैं उस शख्स की जान लेने से भी गरीज नहीं करूँगा और फिर तुम्हें एक खूनी के साथ गुजारना करना पड़ेगा। कर लोगी बर्दाश्त लीज़े खान? वो गंभीर लहजे में गोया हुआ तो इसकी हालत मजीद ख़राब हो गई। शुक्र था कि उसे रईत के बारे में इल्म नहीं था, वरना आज इसका सच में किस्सा तमाम हो जाता। आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे। इसका रवैया किस कदर सख्त था, कैसा धूप छाँव जैसा मिजाज था, किसकी समझ से भी बिलातर था, कभी हद से ज़्यादा मीठा, कभी हद से ज़्यादा कड़वा। उसे पता ही ना चला ये सब सोचते कब इसके मुंह से बेइख्तियार सिसकी निकली और वो सख्ती से दोनों हाथों को मुंह पर जमा गई, जबकि दूसरी जानिब अदयान जो इसके बोलने का मुंतज़िर था उसकी सिसकी पर चौंक कर तमाम हिस्सियात लीज़े की सिमत कर ली। लीज़े क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वो इसकी हालत के पेश नज़र इसने नरमी से वाला रवैया इख्तियार किया और पचकारते हुए इस्तफार किया, लेकिन इसका इस कदर मीठा अंदाज लीज़े के हलक में अटक गया। वो ये में सोच में पड़ गई कि वो कैसे इसे जवाब दे। दिल धड़ धड़ करके पागल हो जा रहा था। नहीं, कुछ नहीं, वो धीमे लहजे में बोलती जल्दी से आंसू पोंछ गई, जबकि इसके इस कदर सफ़ेद झूठ पर अदयान के माथे पर सलवटे नमदार हुई। मुट्ठियों को किस सख्ती से भींच लिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ है और मुझे जवाब चाहिए, बाकी ज़बानें मुझे समझ नहीं आती। वो बर्फीले अंदाज में अपने एक एक अल्फाज पर जोर देता गोया हुआ तो वो कपकपा कर रह गई। आंसू मजीद शिद्दत के साथ बहने लगे। अदयान ने कौफत से आंखें घुमाई। उसके मुसलसल रोने लीज़े से मजीद बर्दाश्त न हुआ तो वो जज्बात की रो में बहते अपने दिल इस सितमगर की आंखें खोल गई। वो माज़ा, मैंने कुछ नहीं किया, वो नाराज़ हो गई मेरे से। वो अकलाते लहजे में बोलती आहिस्ता आहिस्ता सारी बात उसके गोश गुजार करती सख्ती से अपनी आंखों को मींच गई कि वो कैसे ये सारी बात बता गई। वो भी जाने अनजाने में जज्बात की रो में बहते हुए इस वक्त इसे अपनी कोताही पर मजीद गुस्सा आया। ना जाने इनका रद्द-ए-अमल अब क्या होगा। इसके बाद पर अदयान के असाब तनना शुरू हो गए तो माज़ा इस वजह से अपनी तबीयत ख़राब करके बैठी है। इस वक्त इसे लीज़े पर इंतहा का गुस्सा आया, लेकिन वो इसे भी कुछ नहीं कह पाया क्योंकि इस वक्त वो भी उसके लिए रो रही थी। दोनों लड़कर भी एक दूसरे के लिए रो रही थी। वो तासिफ से सर हिला गया। इसीलिए कहते हैं कि पहले सारी बात पता करो, फिर किसी पर इल्ज़ाम तराशी करो। इस तरह किसी की ज़ात पर एक ही बात करके बार बार उसे दुख और अजियत देना कहाँ की अच्छाई है। खैर, मैं उससे भी बात करूँगा, आप रोना बंद करो। अदयान ने उसे सख्ती से उसे मुखातिब किया तो वो रोते हुए लबों को बीचती शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका गई। अदयान ने दूसरी जानिब से मुसलसल रोने की आवाज़ महसूस करते एक नज़र घड़ी की सिम देखा जो रात के 12 बजा रही थी। इसने किस बात के लिए फ़ोन किया था, लेकिन यहाँ पे तो वही उसका दर्द बांटने लग गया। और अब ये फजूल के 30वें बहाना बंद करो, तुम्हारे इन आंसुओं से अदयान शाह किसी सूरत नहीं पिघलने वाला और कल मुझे हाँ में जवाब चाहिए। आखिरी बार कह रहा हूँ, एंड नाउ नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। इसे मजीद देरी किए बगैर बेदर्दी से इसके कानों में सूर फूंकते सख्ती से कॉल काट दी। इसकी बात करने के अंदाज में एक बेमोल आंसू टूटकर लीज़े की गाल पर बह गया। वो अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में गुम था और इसकी सोच का महूर अलीज़े और अदयान के रिश्ते की बात थी जो कल ही घर में हुई थी। इन्हीं सोचों के दरमियान अचानक रोशनी का ख्याल आते ही दिमाग में झमाका सा हुआ तो वो सीधा होकर बैठा। बेचैनी हद से सवा थी। इसे अदयान से साफ अल्फाज में बात करने का सोचते सरत से उसे कॉल मिलाई जो दूसरी बैल पर उठा ली गई। हेलो, अदयान शाह स्पीकिंग। अदयान जो गालिबन अपनी किसी फाइल की जानिब मुतवज्जा था, बिना देखे कॉल अटेंड करते दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अदयान, मुझे ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम फ्री हो? इसकी मसरूफ़ सी आवाज़ पर रायम ने गोया तहमीद बांधी और इसके जवाब के इंतज़ार करने लगा, जबकि इसकी बेचैन आवाज़ पे अदयान शाह के लबों पर एक मबहम सी मुस्कुराहट उभरी। कहो, तुम क्या कहना है तुम्हें? अदयान ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा तो रायम दांत पीस कर रह गया। मुझे ज़रूरी बात करनी है अदयान शाह, अपनी मसरूफियत को कुछ देर साइड पर कर दो और पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनो। रायम ने दांत कचकचाते उसे बावर करवाना ज़रूरी समझा तो अदयान इसके अंदाज पर फ़ोन को घूर कर रह गया, जैसे उसकी जगह रायम हो और वो इसे घूर रहा हो। अच्छा ठीक है, बोलो तुम क्या बात है? वो फाइल बंद करते हुए गोया हुआ और कुर्सी की पुश से टेक लगा गया। तो मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है आजकल? ये सारा मामला अब क्या है ये? रायम ने खुद पर जब्त करते उससे पूछा तो वो पूरे इसरार सा मुस्कुराता चेयर की पुश से सर टिकाते आंखें मूंद गया। अब तो कोई मामला नहीं है और जो है सबके सामने है। अदयान ने सुकून से कहते इसका सुकून गारद किया। क्या मतलब है अदयान? इतना सब चल रहा है यहाँ और तुम इतने सुकून में हो। मुझे पूरी तरह से खुलकर बता ही दो कि क्या चाह रहे हो। अभी रोशनी वाली बात थी कल तक, आज अलीज़े का रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए। ये सब क्या है समझूं मैं? तुम इसे पसंद करते हो तो मैं अपनी बहन के बारे में कैसे तुम्हें सोच लूँ, जब मैं जानता हूँ कि ऐसा तुम्हारी जैसे शिद्दत पसंद इंसान के लिए किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। रैम ने माथा मसलते परेशानी से इफ्तिसार किया कि कल तक जिस इंसान को रोशनी अजीज थी, आज उसके लिए अपनी बहन का रिश्ता किसी झटके से कम न था।
रैम मेरी बात अब ध्यान से सुनो, आइंदा रोशानी का नाम मेरे साथ मत लेना। वो कल तक थी और आज नहीं है। रही बात अलीज़े की, तो मेरी रजामंदी से ही सब हो रहा है। तुम्हें इस बाबत परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं ये बात तुम पर वाज़े कर दूं कि रोशानी खान मेरी पसंद थी, मगर अब से नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल बरी। ठंडे ठार लहजे में कहते वो तमाम बात रायम पर वाजे कर गया। तुम नहीं समझ रहे अदयान, रोशानी तुम्हारी पहली तरजीह थी और अब तुम अलीज़े से शादी करना चाहते हो। मेरी समझ से बाहर है ये सब। कल तक तुम इसके लिए इतने जुनूनी हो रहे थे, आज अलीज़े वो मेरी बहन है, मैं उसके लिए आखिरी दम तक यही कंसर्न्स दिखाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? रैम ने परेशानी से अपनी बात समझानी चाहिए, जबकि अदयान शाह इस बात को समझना ही नहीं चाहता था कि अलीज़े खान इसकी जिद बन चुकी थी। इसके चेहरे पर इसकी मुसलसल एक ही तकरार पर सख्त सख्त तासिर उभरा। रैम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अभी तुमने खुद को कहा वो मेरा गुजरा हुआ कल थी और अलीज़े मेरे आने वाला कल, तो तुम अलीज़े के लिए परेशान हो। मैं समझ सकता हूँ, भाई होने की हैसियत से तुम्हें ये फिक्र होगी कि कहीं मैं दोबारा मुड़कर अपनी गुजरे हुए कल की तरफ ना देखूँ। तो इतना तो तुम भी मुझे जानते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। अब से रोशानी मेरी माजी की एक पसंदीदा शख्स थी जो कि मेरे नसीब में नहीं है, पर अलीज़े मेरा मुस्तकबिल है और मुझे उम्मीद है मेरा नसीब भी। बाकी तुम इसे चाहे पूछ लो, वैसे भी आखिरी फैसला जो भी होगा इसका ही होगा। अदयान ने सुकून से इसकी परेशानी दूर करते आखिर में सारा फैसला अलीज़े की रजामंदी पर छोड़ दिया। तो रायम भी किसी हद तक मुतमईन हुआ। हम आखिरी फैसला तो इसी का ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें भी बता दूं कि कभी तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रैम ने आखिर में शोक लहजा अपनाते हुए कहा, तो अदयान उसके लहजे पर तल्खी से मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि वो मुतमईन तो हुआ, वरना सारा मामला बिगड़ जाता। तो फिर मैं हाँ समझूँ? अदयान ने आंखों में मखसूस चमक लिए मुस्कुराते लहजे में कहा, चलो अब तुम ज़्यादा फ्री मत हो, मुझे पूछने दो अपनी बहन से, फिर कुछ सोच कर बताऊँगा। इसे रौब झाड़ते हुए कहा तो वो शाने में झटक गया। इसी तरह कुछ और बातें करते रैम ने फ़ोन रखते कुछ देर सुकून से आंखें मूंदी। मान कुछ सोचते नीचे की जानिब चल दिया जहाँ सब लोग पहले से ही मौजूद थे। वो भी वहीं जाकर सबके साथ सोफे पर बरजुमान हो गया। और डैड क्या हो रहा है, मॉम कहाँ है? रैम ने मुस्कुराते हुए सैम खान से पूछा। मत पूछो भाई, बहुत गुस्से के आलम में है मोहतरमा, पता नहीं किस बात पर गुस्सा होती रहती है। सैम खान ने भी किचन की जानिब निगाह करते मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर से आपने कुछ कहा होगा है ना? रैम ने माँ की साइड लेते कहा तो सैम खान उसे घूर कर रह गया। कुछ नहीं कहा मैंने भाई, मैं कुछ कहूँ क्यों कहूँगा? पूछ लो अपने दादा दादी से, मैंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने फ़ौरन ज़मान साहब और तहरीम बेगम को मुखातिब किया तो वो लोग दोनों बाप बेटे की इस नोक-झोंक पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। जी बेटा, उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि हमने किया है, ये कभी कुछ करते भी हैं? ज़मान साहब ने मुस्कुराते लहजे में सैम खान पर तंज करते हुए कहा तो वो भी सर झटकते मुस्कुराहट दबा गए। अभी आगे कुछ बात होती कि आयत वापस आकर अपनी जगह संभाल गई। छोड़े सब बातें, मुझे ये बताएं कि आप सब ने क्या सोचा है, फिर आप ही को जवाब देने के बारे में। आयत ने सबको एक नज़र देखते संजीदगी से कहा, क्या मतलब मामा, आप लोग अदयान वाली बात पर डिस्कस कर रहे हैं? रैम भी संजीदा होता उनकी जानिब तवज्जो हुआ और बात परस की। जी बेटा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपका कोई एतराज़ है? आयत ने उसे घुरते हुए कहा। देख ले आप सब, लेकिन पहले रईत का रिश्ता आया था और इसे मना करना यूँ मुनासिब नहीं लगता। रैम ने अपनी राय का इजहार करना ज़रूरी समझा। देखो रैम, अदयान और रईत दोनों अलग हैं। माना रिश्ता वहाँ से आया है पहले, पर हमारी नज़र में बेहतरीन ऑप्शन अदयान ही है, क्योंकि वो हम सबका देखा भाला है। दूसरा, इसका मिजाज हम सबसे अच्छे से जानते हैं। हाँ, गुस्से का थोड़ा तेज़ है, लेकिन फिर भी हमारी निगाहों के सामने है और इस रिश्ते में कोई हर्ज भी नहीं है। आयत ने अपने तौर पर बात समझाई, जिस पर तहरीम बेगम ने भी उनकी तायद की। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप लोगों ने अलीज़े से पूछा वो क्या चाहती है? रैम ने भी उनकी बात समझते सवाल किया। नहीं, इससे आप पूछ लेना, हम सब एक दूसरे की राय से तो मुत्तफिक है। अलीज़े के लिए अदयान बेहतरीन इंतखाब रहेगा। अब आप अलीज़े की मर्ज़ी पूछ कर बताओ तो फिर हम वहाँ जवाब देंगे। सैम खान ने सबकी बाहमी रजामंदी रैम पर वाज़े करते अलीज़े की मर्ज़ी पूछने का इख्तियार भी उसे ही दिया तो वह इस बात में सर हिला गया। चलिए आप लोग बैठे, फिर मैं आता हूँ। वैसे लीज़ू जाग रही है ना? रैम ने उठते हुए पूछना चाहा कि कहीं इसको बेदार ना कर दे। जी जाग रही है, आप चले जाओ, अभी रूम में ही गई है अपने। आयत जवाब देते ज़मान साहब की जानिब मतवज्जा हुई, जो इसी सिलसिले में कुछ बात कर रहे थे। तो रैम भी संजीदगी से इस बात में सर हिलाते ऊपर की जानिब चल दिया। कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करते अलीज़े को मुखातिब किया। लीज़ो जाग रही हो? जी भाई आ जाएं, आप भी ना, इस वक्त कौन सोता है? अलीज़े की मुस्कुराती आवाज़ पर वो मुस्कुराता अंदर की जानिब दाखिल हुआ। क्या कर रही थी आप?
इसका माथा छूकर तबीयत को देखते सवाल किया। कुछ नहीं, बस अभी कुछ देर पहले ही आई थी रूम में, अभी स्टडी करने का सोच रही थी। सारी बात बताकर बीच से अपने नावल पढ़ने वाली बात छोड़ दी कि मबादा कहीं डांट ही न सुननी पड़े। हाँ, नावल कौन पढ़ रहा था भाई फिर? रैम ने शौकी से कहा। भाई आपने देख लिया ना, नॉट फैन। वैसे आपका कोई काम था मुझसे? वो लाड़ से उसके गले में बाजू डालते बोली तो रैम भी सर थपक कर साथ ही बैठ गया। नहीं, काम नहीं था, बस कुछ बात करनी थी। रैम ने तमीद बांधी। सब खैरियत है ना भाई? उसकी तहमीद बांधने पर अलीज़े ने भव्य उश्कात इस्तफसार किया। हालांकि उसकी संजीदगी जिस जानिब इशारा कर रही थी, लीज़े का दिल उछल कर हलक में आ गया था। इसे हलक तर करते उसकी सिमते का, हाँ जी सब खैरियत ही है, बस मुझे ये पूछना था कि आपको पता ही है अदियान और रईद की तरफ से आपका प्रपोज़ल आया हुआ है, तो मैं आपकी राय जानना चाह रहा था कि अब आप क्या चाहती हो। मेरा मतलब है कि सारी बात आप पर मुनस्सर है। वैसे तमाम घर वालों की पहली तरजीह अदियान है, क्योंकि उसे हम सब अच्छे से जानते हैं। फिर भी आप जो कहोगी वही होगा। बगौर इसके तासिरात देखते रायम ने अपनी बात मुकम्मल की। लीज़े का दिल उसकी बात पर धक कर रह गया, लेकिन अदियान की धमकी याद करते इसकी आंखों में हल्की हल्की नमी जागी। दिमाग कह रहा था इनकार कर दे, लेकिन फिर इसका दिल किया करती जो इसके नाम की माला जपता था। भाई, पर मैं कैसे, मतलब आप लोगों को बिगैर नहीं रहना, मुझे कहीं भी आप सबके साथ रहूंगी। अलीज़ा ने आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखते सिसकते हुए कहा तो रायम तड़प कर उसे अपने साथ में ले लिया। अरे तो कौन अपने बच्चे को खुद से दूर कर रहा है? अभी तो बस हम रिश्ते की बात कर रहे हैं। आप अपनी रजामंदी बताओगी तभी कोई फैसला करेंगे ना। चलो फिर बताओ क्या चाहती हो आप? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, आपने सुकून से सोच कर बताओ। रायम ने उसे पुचकारते हुए इसके बाल संवारते कहा तो वो मुश्किल से आंसू पीती इस बात में सर हिला गई। एक बार इसका गुजरता दिनों का रवैया इसके जहन के दरचों में फिल्म की तरह मानीन चलने लगा। भाई, आप और बाकी सब क्या चाहते हैं? अलीज़े ने किसी ख्याल के तहत सवाल किया तो वह सर झटक कर मुस्कुरा दिया। हम चाहते हैं हमारी लीज़ू खुश रहे, और रिश्ते वाली बात है तो सबकी राय अदियान पर मुत्तफिक है, क्योंकि वह हम सबका देखा भाला है और हम सब इसे जानते भी हैं अच्छे से। राम ने उसका मूड बहाल करते सबकी राय बताई। भाई, जैसे आप सबकी मर्जी, पर मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अलीज़े ने अपने तमाम फैसले माँ बाप के सुपुर्द कर दिए कि बेशक माँ बाप अपनी औलाद के हक में जो फैसला करे वो बेहतर ही होता है। अरे मेरी जान, हम कहीं नहीं जाने देंगे अपनी गुड़िया को। ओके चलो, अब ये रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं। आप रेडी हो जाओ, मैं मम्मा पापा को बता देता हूँ कि हम बाहर जा रहे हैं। इसका माथा चूमते राम ने जल्दी से आउटिंग का प्लान बनाया तो वो भी मुश्किल से मुस्कुराती इस बात में सर हिलाकर फ्रेश होने चल दी ताकि उसका भाई इसके आंसुओं से परेशान न हो जाए। रैम ने मुस्कुराते नीचे की जानिब चल दिया जहाँ सबको अलीज़े का मस्बत जवाब देना था। आज सब लोग निकाह की डेट फिक्स करने की बदौलत शाह हाउस जमा थे। अभी भी वो सब मर्द हजरात लाउंज में बैठे अपनी बातों में मसरूफ थे। साथ साथ बातचीत निकाह के मुतालिक हो रही थी, जबकि तमाम ख्वातीन किचन में खाने की तैयारियों में मसरूफ थी। कुछ ही देर में अहद की फैमिली भी वही आने वाली थी, क्योंकि इन लोगों को निकाह की जल्दी थी तो अजलान शाह ने भी अदियान की निकाह की बदौलत बात करने के लिए वही दावत दे दी। इन सबको भी इस चीज़ में कोई मजाका नहीं लगा। पूरी यंग पार्टी बाहर लॉन में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थी। अलबत्ता माजा इन सब के दरमियान होते हुए भी गुमसुम सी थी। आया, तुम लीज़े को क्यों नहीं ले आई? कहीं कोई पाबंदियां तो नहीं लगा दी तुमने इस पर? महरम महारत से सलाद काटती तीखे चतोनों से उसे घूरते हुए गोया हुई तो वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गई, क्योंकि उन्होंने तो इसे आने की पेशकश की थी, लेकिन ना जाने क्यों वो यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, आज इनकार कर गई थी। इन्हें हैरत तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर इसकी शर्म से तशबिया देते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर गई थी। नहीं आपी, सच्ची मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे ना जाने क्यों उसने इनकार कर दिया। शायद यूनी में पेपर्स का कोई सीन है, कह रही थी कि तैयारी करनी है। वो उनके पास ही जगह संभालते संजीदगी से मुखातिब हुई, साथ ही पास रखी खीर में गार्निशिंग करने लगी तो समझने वाले अंदाज में सर हिला गई, लेकिन फिर ठिठक कर उनकी सिमत मतवजा हुई। पेपर्स का सीन हैरत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अमाइज़ा भी इस वक्त पढ़ रही होती, लेकिन वो तो रोशाने और अनाबी के साथ सुकून से बातों में मसरूफ़ है, वरना वो भी इस वक्त पढ़ रही होती। वो बाहर खड़े वजूद की आमद से बेखबर संजीदगी से अपनी बातों में मसरूफ़ थी। परीशे भी वहीं खड़ी इनसे बातों में मसरूफ़ कबाब फ्राई करने में मसरूफ़ थी। इस बात से अनजान के अदियान शाह दरवाजे पर असातिज़ा उनकी बातों से लिफ्त अंदोज़ हो रहा था। लबों के गोशों पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट रक्सा थी। मान इसकी कशीदा पेशानी पर शिकनों का जाल उभरा। वो सरहद से लंबे ढक भरता वहां से निकलता चला गया, लेकिन अपने अकब से आने वाली आवाज़ पर वो ठिठक कर मुड़ा। लब आपस में सख्ती से पेवस्त थे, बमुश्किल गहरा सांस भरते इसे असाबों पर काबू पाया और सपाट चेहरा समेत दोनों हाथ जेबों में डालते अपनी पुश्त पर खड़ी रोशानी की सिमत मतवजा हुआ, जो इतने अरसे बाद पुरइसरारियत से उसे मुखातिब थी।
कैसे हो? इसने दोस्ताना मुस्कुराहट समेत नरमी से इंतजार किया। इसके इतने परसुकून अंदाज पर अदियान जब बड़ी सख्ती से भींच लिए और एक कहर बरसाती निगाह इस बेखबर वजूद पर डाली, जो खुद तो चोट देकर खैर वो आफियत दरियाफ्त कर रही थी। दिल किया कि उसे ऐसी सजा दे जो वो सारी उम्र याद रखे, लेकिन फिर बेबसी से कंधे झटक गया। काम की बात करो, इसे तल्खी से कहते निगाहों का जाविया बदल गया, जैसे इसकी सूरत देखने पर भी रवादार ना हो, जबकि इसके अंदाज पर रोशानी के चेहरे से मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। इसे तिनक कर उसकी सिम देखा, जो सर तासिरात लिए सामने दीवार पर नजरें जमाए खड़ा था। अदियान, तुम अभी तक नाराज हो इस बात पर? इसे अपने अश्ताल पर काबू पाते दांत पीसते हुए से मुखातिब किया। बस नहीं चल रहा था उसका गला दबा दे, जो अब लीजे से भी रिश्ता जोड़ने जा रहा था, लेकिन फिर भी उससे इतनी सख्ती से मुखातिब था क्योंकि वो सब कुछ भूल नहीं पा रहा था। रोशानी खान, अब हम कभी राजी नहीं हो सकते, ये बात जहन नशीन कर लो। इस बात से कबल हमारे दरमियान अगर कोई दोस्ती का रिश्ता था तो वो ख़त्म हो चुका है। इसका अब इस दिल में कोई वजूद नहीं है। याद रखना मेरी बात, तुमने उसी दिन अपने दोस्त को खो दिया था। वो कटेली निगाह इस पर डालते तंद लहजे में कोया हुआ तो इसने माथे पर सलवटें उभरी पड़ी। अदियान शाह, अगर आप अब भी इस दिल में मैं हूं ना तो इसे मिटा दो, क्योंकि तुम अब किसी और के नाम से जुड़ने जा रहे हो। किसी और का वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम ये चीज़ें सूट करती है कि दिल में कोई और, ज़िंदगी में कोई और। वो बहुत मासूम है, इसके साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना अदियान। जितने तुम शिद्दत पसंद हो ना, मुझे तुमसे कोई खास उम्मीद नहीं है, सो बी केयरफुल। वह तनबी अंदाज में उसकी जानिब उंगली करते हुए इस धीमे आवाज़ में चीखी। चेहरा शिद्दत गरिया से सुर्ख पड़ गया था। यही सोच कर कि अभी अगर वो वही बात नहीं भूल पाया तो वो लीजे से रिश्ता जोड़ने की क्या तक थी। यही सोच आते ही उसका दिल डूब रहा था। उसे ये सब सोचते लीजे पर भी सख्त किस्म का ताव आया कि उसे भी एक यही इंसान मिला था। बी इन योर लिमिट्स रोशानी खान, मैं आज तक किसी को ये हक नहीं दिया कि मेरे सामने उंगली उठाए। आइंदा ख्याल रखना, वरना यही उंगली तोड़कर दूसरे हाथ में थमा दूंगा। और रही बात तुम्हारी बात मानने की, तो मैं अपने मुफ्त मशवरे अपने पास रखो। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं जानता हूँ इसे कैसे लेकर चलना है और किसको अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम देना है। उसकी उंगली अपनी जानिब देखकर उसके तन बदन में आग ही लग गई थी। तभी उसकी उंगली सख्ती से अपने हाथ में जकड़ते धाड़ उठा। रोशा ने घबरा कर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई कि कहीं कोई सुन तो ना ले, और एक शिकायती निगाह उसकी सर्द आंखों में डाली, जिसमें उसे के लिए नफरत के सिवा फिलहाल कोई जज्बा नहीं दिख रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? मान अपने अकब से आने वाली आवाज़ पर रोशानी को तो साफ सूंघ गया, जबकि अदियान के चेहरे पर एक अजियत भरी मुस्कुराहट उभरी। वो झटके से उसकी उंगली छोड़ते तंजिया मुस्कुराहट समेत उसकी सिमत मतवज्जा हुआ। रोशानी तो अहद की यहाँ मौजूदगी देखकर बाकायदा घबरा गई। दोनों हाथ चेहरे पर फेरते इसने अपने असाबों पर काबू पाना चाहा। तुम्हें क्या लगा तुम इसकी उंगली छोड़ दोगे तो मुझे ही पता नहीं लगेगा किस तरीके से तुम रोशी से मुखातिब थे? कहीं डर तो नहीं गए मुझसे? अहद जो कुछ देर पहले वहाँ पहुँचा था और रोशानी की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ा रहा था, यकलख्त इसकी निगाह एक मंजर पर चौंक कर रुकी। चेहरे का रंग तेजी से बदला, आंखों से बाकायदा शोले से निकलने लगे। वह बमुश्किल मुस्कुराते हुए वहाँ मौजूद सब अफराद से एक्सक्यूज करता, तनफन करता इन तक पहुँचा, लेकिन इसके वहाँ पहुँचते ही अदियान उसकी उंगली छोड़ चुका था। तभी तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसे देखते हंस दिया। अदियान ने ठंडे ठार अंदाज में उसकी सिम देखा और एक झटके से बिना किसी तर्क के रोशानी की कलाई अपनी गिरफ्त में लेते अहद के सामने लहराई, जो इसकी जुर्रत पर तीज के आलम में मुठियां बीच रहा था। अदियान को इसकी हालत मजा दी गई और वह अजीब से अंदाज में चमकती आंखों समेत मुस्कुराया। अदियान शाह ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा मिस्टर अहद, अलबत्ता डराना वो बखूबी जानता है। आज तक तो कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा वजूद नहीं है जो इसकी कमज़ोरी रही हो। मुझे चैलेंज करने का आइंदा से सोचना भी मत, वरना बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरोगे। समझ तो गए होगे मेरी जुर्रत, और मेरी बात की तस्दीक चाहते हो तो लो अपनी होने वाली बीवी की शक्ल तो देखो, कैसी सहमी हुई लग रही है। वो भूरी कांच सी आंखों में चिंगारियां ले आंख बरसाते लहजे में फनकारा और उसके साथ ही गिरद उसके हाथ में ढीली की। जवाबन वो एक शिकवा की निगाह अदियान पर डालकर अपनी कलाई सहलाने लगी, जहाँ इसकी मजबूत गिरफ्त के बदौलत उंगलियों के निशानात वाजे थे। अदियान ने खुनखार कांटदार निगाह इन दोनों पर डाली, जो एक दूसरे का हाथ थामे उसके सामने डट कर खड़े थे। कोई बात नहीं अदियान, कोई कमज़ोरी नहीं है ना तुम्हारी, मगर बहुत जल्द तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और बखूबी होगा। डर भी लगेगा, शायद तड़पो भी। बस ये जो दिल में एक दरार सी है ना, तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की, कदम कदम पर जो अन्ना लिए फिरते हो, सबको अपने पैरों की धूल समझते हो, वो ख़त्म होने की देर है। इस दिन मैं तुमसे पूछूंगी, आपके कमज़ोरी का मायने जान गए हो या नहीं? और एक आखिरी बात, वो दिन जल्दी आने वाला है, सो जस्ट वेट एंड वॉच।
रोशा ने अहद का हाथ था मजबूती से थामती, सारे लिहाज बुलाए तक रखती, सर्द महरी से बोली और एक अलविदाई निगाह इस पर डालती। अहद को एक नज़र मुस्कुरा कर देखती, वहाँ से निकलती चली गई। नहीं, इसकी जाती अध्यान तीश के आलम में अपने हाथ की मुट्ठी सख्ती से पिल्लर के साथ मार गया। अब मायजा यहाँ क्यों बैठी हो, हमारे पास आओ ना। अनाबी उसे मुसलसल एक ही जाविये में सोफे पर बैठा देख अपनी जानिब इशारा करते हुए बोली। जवाबन वो सहूलत से इनकार कर गई। फहद फहीम ने भी हैरत से उसका रवैया महसूस किया। पिछले 2 दिनों से न जाने उसे क्या हुआ था, वो किसी से भी ज़्यादा मुखातिब नहीं हो रही थी। लगता है इसे लीजे की याद आ रही है। क्यों अम्माइज़ा? फहीम इसे अपने बाजू के घेरे में लेता हुआ शरारत आमेज लहजे में बोला। जवाबन वो मुस्कुरा भी न सकी, अलबत्ता उसके जिक्र पर आंखों में नमी ज़रूर जागी। फ़हीम ने हैरत से उसकी आंखों में नमी देखी और इसकी ठोड़ी पर हाथ रखते उसका रुख अपनी जानिब किया, लेकिन वो अपना ज़ब्त टूटने से पहले ही वहाँ से उठकर अपने कमरे की सिमत भाग गई। माज़ा को क्या हुआ है, वो रो क्यों रही थी? रुब्बान, जो मुकम्मल तवज्जो से वीडियो गेम खेलने में मशगूल था, उसे ऊपर की जानिब भागता देख हैरत से बोला तो सब लाइल्मी से कंधा उचका गए। मैं पता करती हूँ क्या हुआ है। इससे पहले कि अनाबी वहाँ से उठती, रोशानी ने उसकी शानी पर दबाव डालते वापस बिठा दिया। तुम रुको, मैं पता करती हूँ कि उसे क्या हुआ है। वो उसका कंधा थपथपाते हुए अहद को आंखों ही आंखों में इशारा करते इसकी तलकीद में उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। इससे पहले कि वो दरवाजे पर दस्तक देती, उसी के हाथ रुकने पर चर की आवाज़ समेत दरवाज़ा खुल गया। वो धीमे धीमे कदम उठा दिए अंदर दाखिल हुई तो वो लापरवाही से औंधे मुँह बेड पर गिरी रोने का शगल मसरूफ में थी। रोशनी परेशानी से भागने वाले अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी और बेड पर उसी के पास बैठती उसके बाल सहलाते अपनी जानिब मतवज्जा किया। माज़ा क्या हुआ है? रोशनी की आवाज़ पर वो झटके से वहाँ से उठती सरहद से अपने आंसू साफ कर गई और बमुश्किल मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। रोशनी ने मशकूक निगाह से उसकी सिम देखा जो अब साइड टेबल में आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। अलीज़े की याद इस कदर आ रही है कि तुम रोना शुरू कर दो। ये बात मैं नहीं मानती, अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है अपनी रोशी आपी को। शाबाश। वो बड़ी बहनों की तरह उसके बाल माथे से सवारती मोहब्बत आमेज लहजे में गोया हुई तो वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। रोशानी तो इसके इस कदर शदीद तरीके से रोने पर एक लम्हे के लिए बौखला गई। वो मेरे से नाराज़ है रोशी आपी, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसे तो मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मुझे इससे इस कदर लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। एक तो गुस्सा किया, इस पर मनाने के लिए फ़ोन भी नहीं किया, अब देखिए वो आई भी नहीं। ऐसा भी कोई नाराज़ होता है? वो नरोटेपन से आधी अधूरी बात करते हुए फिर से रो पड़ी। रोशनी दांत कचकचाते हुए इसकी सिम देखा जिसके एक लम्हे के लिए इसका सांस ही रुक गया था। वो तो ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। हद हो गई है माज़ा, डरा कर रख दिया है मुझे। अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो आप कर लेती, दोनों अपनी अपनी अन्ना की जंग लड़ रही हो। अगर 2 फरीकीन की बात हो तो झुक जाना अच्छी बात है। वैसे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, अगर तुम उसे याद कर रही हो तो वो ना कर रही हो। मोबाइल कहाँ है आपका, चेक किया आपने? क्या पता इसने फ़ोन किया हो। मान को चौंकते हुए उसने उसका चेहरा जांचते मुखातिब किया तो माज़ा को भी अपनी कोताही का एहसास हुआ। इसे अपने मोबाइल की तलाश में निगाहें दौड़ाई जो इसे ड्राइटिंग टेबल पर रखा दिखाई दिया। वो खजालत के एहसास से उंगलियां चटकाने लगी। वो रोशी आपी, मोबाइल तो मैंने तब से बंद किया हुआ है। वो धीमी आवाज़ में शर्मिंदगी से बोली तो रोशा ने कहर आलूदा निगाह से उसकी सिम देखा। माज़ा झिझक कर सरहद से मोबाइल पकड़ती ऑन कर गई, लेकिन ऑन करते ही मैसेज और कॉल की बौछार देखते उसने तिरछी निगाह से रोशानी की सिम देखा जो इसे ही घुरने में मसरूफ़ थी। अमाइज़ा उसके तासरात देखते खसियानी हंसी हंस दी। रोशा ने इसका मसला हल होते देख तासिफ से नफ़ी में सर हिला दी। वहाँ से उठ खड़ी हुई। ओके, तुम अपना मसला सुलझाओ, मैं चलती हूँ। मैं नहीं जानती क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अगर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती तो ऐसी हरकतें क्यों करती हो दोनों। वो उसके सर पर चिपत मारती एक निगाह इसके रोए रोए चेहरे पर डालती कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही माज़ा ने मैसेज सीन करते मोबाइल को लॉक लगाते दोबारा साइड टेबल पर रख दिया। अब आएगा मज़ा जब वहाँ सीन शो होगा तुम्हें। इतनी जल्दी तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। सोने पर सुहागा कि तुम यहाँ भी नहीं आई, मज़ीद सज़ा की हकदार हो तुम। वो आंखों में चमक लिए पर अज़म लहजे में बोलते वॉशरूम की सिम चल दी ताकि खुद फ्रेश करते नीचे जा सके जहाँ सब इसके रोने पर परेशान हो रहे थे। मैं सोच रहा हूँ इसी जुम्मे हम अहद और रोशानी की निकाह की तकरीब कर लेते हैं, और हम तो निकाह के साथ ही रुखसती चाहते हैं। वलीमे का फंक्शन हम ग्रैंड कर लेंगे। आप लोग बताएं कि आप सबकी क्या राय है। अहद के वालिद चाय का कप लबों से लगाते संजीदगी से गोया हुए तो मास खान ने भी अजलान शाह की जानिब देखा जो किसी गहरी सोच में दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल, मुझे कोई मजायका नहीं है। इसके साथ ही हम अदियान और लीजे का निकाह भी साथ कर देते हैं। रुखसती उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तय पाएगी। क्या ख्याल है सैम तुम्हारा? तैयारी वगैरह के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। अभी भी 3 दिन है हमारे पास। मैं कल ही अपनी कंपनी के इवेंट ऑर्गेनाइज़र को हायर कर देता हूँ। अजलान शाह ने अपनी बात के अहतमाम पर सैम खान की जानिब देखा जो इन्हें सब की जानिब मतवज्जा थे।
अजलान की बात पर संजीदगी से हाँ में सर हिला गई, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द सा उठा, अपनी जान से प्यारी औलाद को खुद से दूर करने का। लेकिन फिर अपने आप को ये सोचते तसल्ली दी कि अभी रुखसती अंजाम नहीं पानी थी। ना जाने ये राइम और अदियान कहाँ रह गए। राइम तुम अभी तक अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया, और दूसरे नवाबजादे सिरे से ही गायब है। अफान शाह इन दोनों की गैर मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करते तिनक कर बोले। मान अपने गिर्द किसी का हिसार महसूस करते उन्होंने चौंक कर अपने बाएं जानिब देखा तो राइम इन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं तो इतनी देर से निकला हुआ हूँ, मगर रास्ते में ट्रैफिक ही इस कदर थी, फिर लीजे को भी ज़बरदस्ती तैयार किया है, इसमें मज़ीद देर हो गई। वो सबको अपनी जानिब मतवज्जा देख सबको तफसील से आगाह करते आयान के साथ ही सोफे पर खाली जगह देखते वही जगह संभाल गया। अब वो भी इन सब के साथ बातों में मसरूफ़ होते सब कुछ फरामोश कर गया, लेकिन निगाहें बार बार भटक कर अमाइज़ा की तलाश में घूम रही थी। वो इसे उस दिन की बाबत माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि वो जानता था इस दिन वो कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गई थी। यह अदियान कहाँ है? राइम ने उसकी गैर मौजूदगी की उस शिद्दत से महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पे उसकी निकाह की डेट फिक्स हो रही थी और वो वही सिरे से गायब था। इसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो ऑफिस गया है, किसी काम से कुछ ही देर में आता होगा। अजलान शाह उसकी परेशान सूरत देखकर सहूलत से बात बनाई और दिल ही दिल में अजलान से सख्त नाला थे, जो इन सबको बिना बताए न जाने कहाँ गायब था। अलीज़े जो राइम के इसरार करने पर शाह विला आई थी, क्योंकि वो किसी सूरत भी उसे अकेले घर छोड़ने पर रजामंद नहीं था। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विरद करते वो शाह वाला आ तो गई थी, लेकिन ज़बान पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि इसका सामना अदियान से ना हो। और वहाँ पहुँचते ही उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते उसने तशकर भरा सांस खारिज किया और बाकी सबसे मिलते महरम के साथ ही सोफे पर जगह संभाल गई। बाकी सब यंग पार्टी शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे ही देख रहे थे, जो गुलाबी और सिया इम्तराज के कुर्ता पहने, दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़े, आंखों में काजल की बारीक सी धार डाले, लबों पर हल्की हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाए, उंगलियां चटकाती कोई गुलाबी मोम सी गुड़िया ही लग रही थी, जो बेतहाशा कंफ्यूज थी, लेकिन इन सब के तंग भी करना था। तभी शरारती मुस्कुराहट समेत एक दूसरे की सिमत देखा और गला खनखारते उसकी सिमत मतवज्जा हुए। हाँ जी छोटी सी भाभी, ज़रा इधर तो तवज्जो फरमाएं। लीजे जो महरम के साथ लगी धीमी आवाज़ में मसरूफ़ थी बातों में, फहद के तजरे मुखातिब पर सटपटाते हुए उसकी सिमत मतवज्जा हुई, जो उसे ही देखकर मस्खरेपन से हंस दे रहा था। कैसा महसूस हो रहा है पूरे ख़ानदान के सबसे जल्लाद तरीन इंसान के निकाह में जाने के लिए? तैयार है फिर आप? न जाने क्या हाल होगा हमारी नाजुक सी लीजे का, क्यों रोशी आपी? फहद ने अपनी बातों में अनाबी से बातों में मसरूफ़ रोशानी को भी घसीट लिया, तो वो कहका लगा कर हंस दी। मेरे ख्याल में मैं ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरा यकीन है वो जो जल्लाद सिर्फ इंसान हम सब के लिए है ना, वो अपनी नाजुक सी होने वाली बीवी के लिए उतना ही नरम दिल होगा। देख लेना तुम सब, एक एक हरकत वो सकनात को महसूस करना, इसकी खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा तुम सबको। रोशा ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसका सुर्ख चेहरा नज़रों के सार में ले मज़े से बोली, तो वो बौखला कर यहाँ वहाँ से उठ खड़ी हुई। वैसे लीजिए भाभी, हम कभी सोचते थे कि ना जाने कौन हो गया अदियान भाई की बीवी जो आकर इनके गुस्से पर फुल स्टॉप लगवाएगी, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि उनके गुस्से पर कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सारी ज़िंदगी ही इनसे सहम सहम कर गुजरेगी। तुम क्या संभालोगी उन्हें? उन्होंने हल्के से गुस्से से तुम्हारा हाथ ही पकड़ना है, अभी तुम वहीं बेहोश हो जाओगी। अनाबी शरारत से हंसते हुए बोली, साथ ही बाकी सब तस्दीक चाहिए, तो रोशा ने भी ज़ोर शोर से इस बात पर सर हिलाया। लीजे को सरासर ये अपनी बेइज्जती महसूस हुई, तभी शर्मिंदगी से आंखों में नमी लिया माइजा के कमरे की सिम चल दी। अब दिल अभी भी धड़क रहा कर पागल हो रहा था कि उसे अपने कमरे में देख कर ना जाने इसका रद्द अमल क्या होगा। बाकी सब उसके उठकर जाने को शर्म समझते सर झटक कर हंस दिए और दोबारा अपनी शादी की तैयारियों की बाबत बातों में मसरूफ़ हो गए। माजा कैसी हो? लीजे ने उसके करीब जाते धीमे से पेशमान लहजे में उसे मुखातिब किया, तो वो इसे नज़रअंदाज करते दोबारा आईने की सिमत मतवज्जा होते बालों में ब्रश फिरने लगी। नीचे से आने वाली आवाज़ों पर इसे ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि लीजे आई है और वो यही देखना चाहती थी कि वो कमरे में आती है या नहीं। अभी भी अपने प्लान पर यकीन की महर सबत होता देख इसका शिद्दत से जी चाहा कि उसे सीने में भींच ले, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी सज़ा के मुस्तहिक वो भी थी। तभी बेनियाजी से बरतते हुए अपने काम में मसरूफ़ रही। अलीज़े की आंखों में नमी तैरना शुरू हो गई। माजा प्लीज़ एक बात तो सुन लो। इससे पहले कि वो अपना दुपट्टा ओढ़ती कमरे से बाहर निकलती, लीजे ने बाकायदा उसका हाथ थामते इल्तिजाई अंदाज में कहा, माजा का तो दिल चाहा एक सेकंड में सारी नाराज़गी ख़त्म कर दे, लेकिन इसने भी तो इतना ही कुछ कहा था, इसे वो क्यों भुलाती?
माज़ा मत करो मुझसे, नहीं सही जा रही बेरुखी, तुम जानती हो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं पागल हो गई थी इस वक्त, जज्बातीपन में वो सब कुछ बोल गई। समझ ही नहीं आया मुझे कुछ भी। अचानक रिश्ता आ जाना मेरी उम्मीद के खिलाफ था, तभी इतना शदीद रद्द अमल दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं नहीं जानती वो ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन वजह ये सब अपनी दिल आमदगी से नहीं कर रहे। इनके लहजे में मेरे से बात करते वक्त एक नामालूम सी नफ़रत उमड़ आती है और इस वक्त मुझे अपने आप से ही घिन आने लगती है। अगर इन्हें ये सब नहीं पसंद है तो वो क्यों मेरी ज़ात को मेरी ही निगाहों में गिरा रहे हैं। वो बाकायदा उसके गले से लगे आंसू बहाने लगी। आंखों में एक दर्द सा हलकोरे खा रहा था। आंखें रो रो कर बाकायदा सूज चुकी थी। माज़ा इसकी हालत पर तड़पते इसके गिर्द हसार कायम कर गई। इसके बाजू की गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करते वो और फिपक फिपक कर रो दी। वो रोशानी से इस कदर तलक मुलाकात के बाद तन फन करता गुस्से से घर से बाहर तो निकल आया था और 3 घंटे बेमकसद ही गाड़ी लंबी चौड़ी सड़कों पर घुमाता रहा। आंखों में एक जलन का एहसास था जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब देख कर हुआ था। इसका पूर्ण वजूद जैसे किसी ने ईंधन की भट्टी में झुलसने के लिए छोड़ दिया था। इसे तो फिलहाल यही महसूस हो रहा था। अभी भी वो सड़क के किनारे गाड़ी पर रोक कर सिगरेट सिलगाने में मसरूफ था। आदत के मुताबिक पैंट कोट में मलबूस, माथे पर बाल बिखरे हुए, आंखों में एक सर्द सा तासरा छाया हुआ था। मान मोबाइल पर आने वाली कॉल पर वो चौंक कर मोबाइल की सिमत मतवजा हुआ, लेकिन मॉम कॉलिंग देखकर सरस से सिगरेट खिड़की की से बाहर फेंकी और आवाज़ बहाल करते फ़ोन कान से लगाया। फ़ोन छूटते ही महरम की पाटदार आवाज़ उसकी समातों में गूंजी तो वो परेशानी से सर मसल गया। अदियान, वक्त का कोई होश है? किस वक्त के तुम निकले हो? घर में आपके डैड परेशान है, यहाँ आपकी निकाह की डेट फिक्स हो रही है और वहीं से आप गायब थे। सब मिले बिगैर ही चले गए, फ़ौरन से पहले घर पहुँचो। वह सख्ती से उसे तनबिया करती कॉल काट गई। वो भी इनकी बात पर कंधे झटकता कलाई में बंधी घड़ी की सिमत मतवजा हुआ जो रात की 11 बजा रही थी। वो किस वक्त का बाहर था, यही सोच आते ही वो अपनी पेशानी मसलते गाड़ी का गियर बदलते घर की जानिब मोड़ गया। अब फिलहाल उसे घर जाने की जल्दी थी। तकरीबन आधे घंटे के मसाफत के बाद इसकी गाड़ी शाहबला के गैराज में दाखिल हुई तो चौकीदार जो बाहर से बैठा नींद से ऊँघ रहा था, हॉर्न की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठते गेट खुल गया। अदियान गाड़ी से निकलते ही गाड़ी की चाबी उसकी सिमत उछालते अंदर की सिमत बढ़ गया। फिलहाल उसे कॉफ़ी की शिद्दत तलब हो रही थी। वो महरम अजलान के कमरे में जाने का इरादा तर्क करते अपने कमरे की सिमत चल दिया ताकि फ़्रेश होकर कॉफ़ी पी सके, लेकिन कॉफ़ी का कहे किसे। मॉम तो इस वक्त सो चुकी होगी। खाला के कमरे में जाना भी मुनासिब नहीं लगता। ऐसा करता हूँ, अमाइज़ा को कह देता हूँ ताकि मेरे फ्रेश होने तक कॉफ़ी बना दे, लेकिन अगर इसकी तबीयत ख़राब हुई तो। वह बड़बड़ाते हुए झुंझलाते हुए अंदाज में सोफे से उठता अमाइज़ा के कमरे की सिमत चल दिया। थकान से जोड़ जोड़ दुख रहा था। इस वक्त इसे कॉफ़ी की शिद्दत तलब थी। इसके कमरे में कदम रखते हुए उसने एक तायराना निगाह पर एक कमरे में दौड़ाई। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। इस कदर ठंड में हीटर की बदौलत एक नरम गरम सा एहसास इसके वजूद में सरसरायत करता चला गया। सिर्फ वॉशरूम की लाइट जल रही थी। उसे हैरत तो हुई, लेकिन फिर ये सोच कर सर झटक गया कि क्या पता इसे खौफ महसूस हो रहा हो। अकेले कमरे में वो धीमे कदमों से चलता हुआ इस तक पहुंचा जो सर तक कंफर्टर ओढ़े करवट के बल लेटी हुई नींद की वादियों में थी। अदियान ने झुक कर इसे मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरते इसके सर पर हौले से लब मिस किए तो वो नींद में ही कसमसा कर दोबारा से आंखें मूंद गई। सोई है, उठाना मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा करता हूँ सुबह ही पी लूँगा, फजूल में ही उसकी नींद भी ख़राब करूँ। वह उसका सर सहलाते इससे पहले कि एक बार फिर उसकी पेशानी को लबों से छूता, गैर मामूलीपन के एहसास से एक लम्हे के लिए उसका कर हरकत करता हाथ रुका। माज़ा, हटो पीछे, क्या है? अब सांस बंद करोगी? पता नहीं नींद में कौन से दौरे पड़ते हैं तुम्हें। वो मुंदी आंखों समेत बड़बड़ाते हुए उसकी जानिब रुक कर गई। इसकी सूरत देखकर अदियान की आंखों में वाज़ेह हैरानगी का तासिर उभरा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता इसकी बात पर तन निगाहों से उसकी जानिब देखा। उठ भी जाओ, क्या है, किस कदर मोटी हो गई हो तुम, उफ मोटी भैंस। इससे पहले कि वो झुंझलाते लहजे में बोलती अपने ऊपर गिरे वजूद को खुद से दूर करती, किसी को खुद पर झुका देखकर इसकी आंखें पट से खुली थी। इससे पहले कि वो डर कर चीखने के लिए मुंह खोलती, अदियान होश की दुनिया में लौटते सरक से अपना भारी मजबूत हाथ बेदर्दी से उसके मुंह पर रखते इसकी चीखों का गला घुट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल लड़की, वो भी रात के इस पहर, और चीख कर सब पर ये क्या साबित करना चाहती हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो गुस्से से बोलता अपना चेहरा इसके चेहरे के मजीद करीब लाया। इसकी इस कदर नज़दीकी पर वो सांस रोक गई। वो गहरे गहरे सांस भरती इसकी आंखों में देखे जा रही थी। अदियान के वजूद ने आने वाली सिगरेट और क्लोन की मसूर की महक ने इसे अपने हवासों में जकड़ लिया था। इसी महक की तो वो दीवानी थी। सो रही थी
जवाबन वो इसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते मासूमियत भरे लहजे में गोया हुई। उसकी बात पर अध्ययन के सपाट चेहरे पर एक लम्हे के लिए नरम सा तासीर उभरा। इसके तने हुए तासरात ढीले पड़े। नींद के खुमार से बोझल होती आंखें वो इसकी लांबी पलकों पर फूंक मार गया। कमरे में मौजूद नीम अंधेरा माहौल को मजीद फसूखेज बना रहा था। इन हैरान सहमी हुई हिरनी जैसी भीगी आंखों में देखता ध्यान एक लम्हे के लिए सब कुछ भूला था। सिर्फ याद था तो यही कि बहुत जल्द ये लड़की इसके दस्तरस में होगी। मान इसके कसमसाने पर वो बेसाख्ता होश में वापस आया। तभी सरद से अपना हाथ इसकी लबों से हटा गया जहाँ हल्की हल्की सुर्खी छाई हुई थी। लीजे को ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाने का। अपने बालों में इसका लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। वो मैं माजा के पास आया था, मुझे नहीं पता था यहाँ तुम हो। वो सब कुछ फरामोश किए सर्द वो सपाट लहजे में बोला। चेहरे से नरमी मद्दुम हो चुकी थी। वो एक सर्द निगाह इसके लापरवाह हुलिये पर डाली जो माइजा के ही बेबी पिंक कलर के नाइट ड्रेस में मलबूस थी। वो बेसाख्ता उसके हुलिये से नजरें चुरा गया। इसकी निगाहों का अरकास खुद पर महसूस करते इसने बेसाख्ता निगाहें झुकाई थी, लेकिन नज़र जो ही अपने वजूद पर गई अपना लिबास देखते उसका जी चाहा जमीन फटे और इसमें समा जाए। दिल गोया कानों में धड़कने लगा। वो बेसाख्ता सुर्ख पड़ते अपनी चेहरा फेर गई। यकलक तो उसकी सिसकने की आवाज़ पर वो ठिठक कर उसकी सिमत मतवजा हुआ और हैरत से उसे रोते देखा। अब क्या हुआ है, ऐसी क्यों रो रही हो, जैसे मैंने तुम्हें जान से मार दिया है। वो उसके रोने धोने पर चिढ़ कर बोला तो उसके रोने में मजीद तेजी आ गई। अब की बार ध्यान से बर्दाश्त ना हुआ तो वो झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपने मद्दे मुकाबिल कर गया। इसकी जरूरत पर लीजे अपनी खुश पड़ते लबों पर जबान फेरती हलक तर कर गई। वो आपने मुझे, वह हकलाते लहजे में बोली। चेहरा अभी भी इसकी कुर्बत का सोचने सुर्ख पड़ रहा था। अदियान ने आंखें मीचते जैसे अपने अश्ताल पर काबू पाया। आगे बोले, या आपकी राहों में फूल बिछाने पड़ेंगे कि मोहतरमा अपनी ज़बान से फूल छड़ेंगी। बस की सूरत हाल में भी तंज करने से बाज आया। लीजे ने बेसाख्ता अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाने की सही की और अपना आप ढांपना चाहा, लेकिन अदियान ने इसकी झिझक देखते इसे छोड़ने की बजाय साइड पर रखा दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। लीजे का रवा रवा काँप उठा। वो आपने यहाँ मुझे, वो अपने बालों की जानिब इशारा करते अपना चेहरा दोनों हाथों में ढांपते शिद्दतों से रोती, जबकि इसकी बात का मफहूम समझते अदियान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभी कुछ देर पहले होने वाली कार्रवाई की सिमत इशारा कर रही थी तो वो क्या उसे गलत समझ रही थी। अश्ताल की एक शदीद लहर उसके वजूद में कूदी। वो तनफन करता इस तक सर पर पहुंचा और झटके से उसे अपनी सिमत खींचा। वो टूटी डाल की तरह इसके सीने में आ समाई। अदियान ने उसकी गिरद अपना घेरा मजीद तंग किया। बस की इस कदर कुर्बत पर बाकायदा नजरने लगी। ये तो अभी कुछ भी नहीं था जो कुछ अभी हुआ, ये तो जाने अनजाने में हुआ। खैर समझ लो ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्रेलर था, एक खूबसूरत शिद्दत से भरपूर पिक्चर। बहुत जल्द दिखाऊंगा तुम्हें, और मेरी बात याद रखना, ये नाजुक मिजाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। जिस दिन तुम मेरी दस्तरस में आ गई उस दिन से मेरी शिद्दतें, मेरी झुलसा देने वाली कुर्बत बर्दाश्त करना तुम पर फर्ज है। समझ तो गई होगी कि मैं किस मुतालिक बात कर रहा हूँ, या एक बार फिर वो कार्रवाई सर अंजाम दूँ। इसकी गहरी सांसों की तपिश और गहरे लफ्ज़ों की चुनाव इसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। हाथ पैर बाकायदा ठंडे पड़ गए। वो यकटक इसके हिलते लबों और कशीदा पेशानी पर मौजूद सिलवटों की जाल को देख रही थी। मान इसकी गहरी परतपिश निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करते इसकी दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई। लेकिन एक आखिरी बात, इसमें इस मोहब्बत किसी तौर पर नहीं होगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमसे तो अदियान शाह ने सिर्फ एक ही रिश्ता निभाया है, वो है नफरत का। इसीलिए किसी भी किस्म की खुशफहमियां मुब्तला होने की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारी ये ज़ाहिरी शख्सियत मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। तुम्हारी मासूमियत मुझे कतई अपनी जानिब रागिब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अदियान शाह हूँ और अदियान शाह अपने जज्बात यूं ही किसी पर भी निछावर नहीं करता। वो बर्फीले लहजे में बोलते एक लम्हे के लिए उसे सुन कर गया। इसकी आंखों में तहीर के बादबा खुलने लगे। इसके अल्फाज तो खंजर से भी नोकीले थे, जिसके वजूद को मुकम्मल तौर पर लहूलुहान कर गए। सीने में मौजूद गोश्त के लोथड़े में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जहर भर दिया हो। वो जानती थी कि अदियान ने कभी उसके मुतालिक ऐसा नहीं सोचा इसके बारे में, लेकिन इस कदर नफरत इसका पूर झुलस उठा। एक दर्द सा था जो उसके दिल में उठा था। अमायजा वॉशरूम में है, छोड़े मुझे। वो एकदम वो सपाट चेहरा समेत धीमे लहजे में गोया हुई। वो और कसमसाते हुए अपना हाथ छुड़वाने की सही करने लगी। उसे बाकायदा इसे घुटन ज़दा माहौल से वहशत से होने लगी थी। अदियान ने एक झटके से उसे अपनी कैद से आज़ाद किया। जवाबन वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई और एक शिकायती निगाह पर डाली जो अब सोफे पर पूरी शान से बरजुमान गहरी निगाहों से उसे तक रहा था। अरे भाई आप कब आए? और लीजू तुम तो सोई थी ना? माजा जो अभी नहाकर वॉशरूम से निकली थी अदियान को अपने कमरे में देख ताजुब से गोया हुई तो अदियान उसे एक नज़र देख कर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। जी
कॉफ़ी का कहने आया था, लेकिन यहाँ आपकी भाभी से मुलाकात हो गई तो सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बीवी को पर्सनली मिलकर मुबारकबाद दे दूँ। इसके लहजे में एक तपिश सी थी। लीज़े की आंखें बेसाख्ता नम हुई। अपनी कम मायगी का एहसास पूरी शिद्दत से उसके वजूद में सरसरायत कर गया। एनीवेज माज़ा, एक कप कॉफ़ी मेरे रूम में प्लीज़, वो इल्तिजाई अंदाज में कहते एक सर्द निगाह चेहरा झुकाए लीज़े पर डालता, लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकलता चला गया। इसके बाहर निकलते ही लीज़े ने किसी एहसास के तहत नज़रें उठाई तो माज़ा कॉफ़ी बनाने के लिए जा चुकी थी। मान वो कुछ सोचती तकरीबन भागने वाले अंदाज में इसके पीछे भागी, जो अपने कमरे की सिम जा रहा था। इसे सख्ती से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और भाग कर सरहद से उसका रास्ता रोक गई। अदिया ने हैरत से अपने दोनों इतराफ में इसके नाजुक वजूद को घेरा देखा और इस्तेफामिया निगाहें उसकी सिमत उठाई। आपको मेरे से शादी नहीं करनी तो क्यों ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हैं? प्लीज़ मेरी ज़ात को मेरी ही निगाहों में इस कदर मत गिराएं कि मैं दोबारा निगाहें ही ना उठा सकूं। आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें, वह मन्नत करने वाले अंदाज में बोली। आंसू साफ इसकी आंखों में चमक रहे थे। नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।